हेलो दोस्तों, नमस्कार। संतोषी आईएएस में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हम यहाँ पर आपको दृष्टि निरंतर बुक करवाते हैं। तो ये मई वाला जो आपका पोर्शन पूरा है उसको मैं आपको करवा रहा हूँ। यहाँ पर जो आपको वन लाइनर के फॉर्म में सोच में दृष्टि दिया रहता है उसी को आपको जो एमसीक्यू के फॉर्म में है उस फॉर्म में कन्वर्ट करके मैं आपको आज करवाऊँगा। तो लगभग यहाँ पर 280 प्लस क्वेश्चन है। इन 280 प्लस क्वेश्चन को कर लीजिए और आपका जितना भी क्वेश्चन होगा बनेगा वो सभी कुछ क्लियर हो जाएगा। तो हम चलते हैं, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिएगा तो टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। अब हम यहाँ पर चलते हैं, शुरू करते हैं। जिन लोग को अच्छा लगेगा प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देंगे। हाँ, इसको पढ़ने का एक बेनिफिट है आपको, जब आपकी आय दृष्टि आएगी तो आपको लगेगा कि हमने सब कुछ पढ़ लिया है, सिर्फ आपको रिवीजन ही करना है। क्योंकि जब आपकी आय दृष्टि आएगी तो पेपर के लगभग 1 महीने पहले ही आएगी। तो अगर ये सब पढ़े रहेंगे तो आपका वहाँ पर सिर्फ रिवीजन ही होगा। तो हम चलते हैं, अब देखते हैं पहला क्वेश्चन कह क्या रहा है। कह रहा है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अप्रैल 2025 में किन दो देशों की 4 दिवसीय यात्रा की। तो 4 दिवसीय यात्रा किया है किसने? हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। 2 देश वो कौन से हैं? तो वो 2 देश कौन से हैं बताइए? स्लोवानिया वाकिया और पुर्तगाल। तो ये याद रख लिए, बी वाला आंसर सही होगा। पुर्तगाल और स्लोवाकिया, ये अप्रैल 2025 में इन 2 देशों की 4 दिवसीय यात्रा की, मतलब 4 दिन की ये यात्रा पर थी। यहाँ पर देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या करें, किस यूरोपीय शहर ने राष्ट्रपति मुर्मू को मानद नागरिकता से सम्मानित किया? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो किस यूरोपियन शहर ने उनको सम्मानित किया? तो कौन से यूरोपियन शहर ने सम्मानित किया? वो लिस्बन। लिस्बन क्या है? ये पुर्तगाल की राजधानी है, याद रख लेंगे। पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन है। इन्होंने क्या किया था कि मानद नागरिकता प्रदान किया, किसको? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को। यहाँ पर देखते हैं, अप्रैल 2025 में अमेरिका ने किस आतंकी को भारत को समर्पित किया? मतलब कौन सा वह आतंकी है जिसको भारत को समर्पित कर दिया? तो ये किस आतंकी को अप्रैल 2025 में अमेरिका ने किस आतंकी को भारत को समर्पित किया? तो कौन सा आतंकी है? तौहीर हुसैन राणा। ये आतंकी है तौहीर हुसैन राणा, इसी को अमेरिका ने भारत को समर्पित कर दिया है। यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट क्या कर रहा है। तौहीर हुसैन राणा किस आतंकी हमले से संबंधित है? तो ये कौन से आतंकी हमले से संबंधित है? तो मुंबई में 2008 में हमला हुआ था, मुंबई अटैक 2008, इसी से संबंधित है तौहीर हुसैन राणा। तो यहाँ पर लगभग आपको जो भी हम पढ़ा रहे हैं, जितनी भी स्पीड होगी तो वो सब आप मैनेज कर लीजिएगा। जिनको स्लो लगेगा तो तेज़ कर लेंगे, जिनको तेज़ लगेगा तो वो धीमे कर लेंगे। सब आपके यूट्यूब में ये सब फंक्शन होता है। यहाँ क्या लिखा गया? किस संसद ने ग्रेट बैंड डैम पर चिंता जताई है? तो ग्रेट बैंड डैम ये है चीन की बांध परियोजना है। तो याद रख लेंगे ये कौन सा, किस सांसद ने। तो किस सांसद ने ग्रेट बैंड डैम पर चिंता जताई है? तो उनका नाम है तापिर गाओ। तो ये तापिर गाओ हैं, इन्होंने चिंता जताई है। और ये कौन है? भाजपा अरुणाचल प्रदेश के सांसद हैं। तो कौन है भाजपा अरुणाचल प्रदेश के सांसद? तापिर गाओ। इन्होंने ग्रेट बैंड डैम पर चिंता जताई है। ये किसका बांध है? ये चाइना का बांध है, याद रख लेंगे, ये चीन का बांध है। यहाँ देखिए, ग्रेट बैंड डैम किस नदी पर बनाया जा रहा है? तो ये किस नदी पर बनाया जा रहा है? तो उस नदी का नाम क्या है? यारलुंग सांगपो। यारलुंग सांगपो नदी है ये, मतलब जिसको ब्रह्मपुत्र नदी कहते हैं, उसी का नाम है यारलुंग सांगपो। ये ग्रेट बैंड डैम किस नदी पर है? इसी नदी पर है। और ये सांसद ने चिंता जताई, उनका नाम है तापिर गाओ। डिजिटल थ्रेट रिपोर्ट 2024 किस मंत्रालय जो द्वारा जारी किया गया? कौन सा रिपोर्ट बोल रहे हैं? डिजिटल थ्रेट रिपोर्ट 2024 किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया? तो वो कौन सा मंत्रालय है? ये कब लॉन्च किया गया? 7 अप्रैल 2025 को लॉन्च किया गया, याद रख लेंगे। कब? 7 अप्रैल 2025 को इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय के द्वारा, मतलब सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा इसको लॉन्च किया गया।
इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मिनिस्ट्री के द्वारा। करें डिजिटल थ्रेट रिपोर्ट किस सेक्टर पर केंद्रित है? तो ये डिजिटल थ्रेट रिपोर्ट ये किस सेक्टर पर केंद्रित है ये बताना है। तो कौन से? BFSI, बैंकिंग और वित्तीय सेवाएं और बीमा, यहाँ पर क्या है, इसी पर ये केंद्रित है। तो BFSI के पर केंद्रित है। करें राजनाथ सिंह ने दुबई में किससे मुलाकात किया? तो राजनाथ सिंह ने किससे दुबई में मुलाकात किया? तो ये क्राउन प्रिंस से मुलाकात की और उनका नाम है शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम। तो याद रखिएगा कौन सा, यही इतना याद रख लेंगे, शेख हमदान बिन मोहम्मद, इतना याद कर लेंगे आपको याद हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या करें, 7वें पोषण पखवाड़ा का नोडल मंत्रालय कौन सा था? जो 7वां पोषण पखवाड़ा था, करें इसका नोडल मंत्रालय बताइए कौन था? अब 7वां जो पोषण पखवाड़ा है ये कब से कब चला था? तो ये याद रख लेंगे 8 से 22 अप्रैल 2025 तक ये चला था। ठीक है, ये याद रख लेंगे 8 से 22 अप्रैल 2025 तक ये चला था 7वां पोषण पखवाड़ा। ये कौन सा मंत्रालय नोडल मंत्रालय था? तो महिला और बाल विकास मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ये क्या था, ये इसका नोडल मंत्रालय था। पीएम मोदी ने किस राज्य में 8300 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की नींव रखी? तो वो कौन सा राज्य है जहां पर 8300 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की नींव रखी? तो जहां पर इलेक्शन आता है वहां पर याद रखा करिए, वहां पर ज़्यादा योजनाएं होती हैं कंपेयर टू अदर स्टेट। तो वो कौन सा है? तमिलनाडु। तो तमिलनाडु में पीएम मोदी ने 8300 करोड़ रुपए परियोजनाओं की नींव रखी। करें भारत के पहले वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज का नाम क्या है? फर्स्ट वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज, तो उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है न्यू पंबन रेल ब्रिज। बी वाला आंसर सही हो जाएगा। कौन सा? न्यू पंबन रेल ब्रिज नाम है। यहाँ पर क्या कर रहा है, न्यू पंबन रेल ब्रिज किस स्थान को मुख्य भूमि से जोड़ता है? तो किस स्थान को मुख्य भूमि से जोड़ता है? तो ये रामेश्वरम को मुख्य भूमि से जोड़ता है। कह रहे हैं राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक FHI 2025 किसने जारी किया? तो ये किसने जारी किया? FSI, राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 किसने जारी किया? तो ये किसने जारी किया? ये नीति आयोग ने जारी किया। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लेंगे। ठीक है, राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक FHI। करें FHI रिपोर्ट किस वित्तीय वर्ष को कवर करती है? तो ये FHI रिपोर्ट किस वित्तीय वर्ष को कवर करती है ये बताना है। तो ये 2022 और 23 को कवर करती है, याद रख लेंगे। कब? 2022 और 2023 को कवर करती है, याद रख लेंगे। और कौन ये जारी करता है? तो ये किसने जारी किया? नीति आयोग ने जारी किया। जब नीति आयोग कोई रिपोर्ट जारी करता है तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्रीवियस ईयर में आपके पेपर में ऐसे क्वेश्चन बने हैं। ठीक है, FHI रिपोर्ट कवर कौन कर? राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक जिसको बोला जाता है। ठीक है, अब देखिए जो इसको फिजिकल हेल्थ इंडेक्स, ठीक है, बोला जाएगा। अब यहाँ पर क्या कर रहा है कि शीर्ष 5, आगे देखते हैं, शीर्ष 5 प्रदर्शनकर्ता राज्य कौन से हैं? तो यहाँ पर जो शीर्ष 5 प्रदर्शनकर्ता राज्य कौन से हैं? तो ये पहला उड़ीसा, याद रख लेंगे। दूसरे पे कौन सा राज्य है? तो दूसरे पे छत्तीसगढ़ है, ये याद रख लेंगे। तीसरे पे गोवा है, याद रख लेंगे। झारखंड आपका चौथे पे है और गुजरात आपका कौन सा है? 5वें पे है। तो ये पाँचों बहुत इंपॉर्टेंट है। FHI जब भी रिपोर्ट आ जाए तो ये पाँचों याद रख लेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि नीति आयोग जारी कर रहा है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम मैप भारत का ऐसा छोटा सा हल्का सा बनाते हैं, ठीक है, तो ज़्यादा तो बड़ा अच्छा बढ़ेगा नहीं, लेकिन ऐसे ही समझ जाइएगा कि ये भारत ही है। ठीक, ऐसे बन के ये ऐसे करके इसको, बांग्लादेश को तो गायब करने का मन करता है, लेकिन बना देते हैं इसको। अब मान लीजिए ये है आपका। अब यहाँ पर एक बार हम देख लेते हैं, तब आपको ज़्यादा समझ। शीर्ष 5 प्रदर्शन करता, तो यहाँ पर कौन सा राज्य है? तो ये आपका उड़ीसा है, ये याद रख लेंगे। दूसरा कौन सा है? यही दूसरा पे आपका छत्तीसगढ़ है, तो दूसरे पे छत्तीसगढ़ है, याद रख लेंगे FHI रिपोर्ट में। तीसरे पे आपका यहाँ पे चले जाएंगे तो तीसरे पे कौन सा हो जाएगा? आपका गोवा हो जाएगा, ये याद रख लेंगे। तीसरे पे गोवा हो जाएगा। चौथे पे कौन सा आ जाएगा? चौथे पे झारखंड आ जाएगा, तो ये याद रखेंगे। झारखंड आपका
चौथे पे आ जाएगा। पाँचवें पे कौन आ जाएगा, तो पाँचवें पे आपका गुजरात आ जाएगा। यही सब याद रख लेंगे। यहाँ भी भारत उत्तर प्रदेश नहीं है, तो ये आपका पहले उड़ीसा है, दूसरा छत्तीसगढ़ है, तीसरा आपका गोवा है, चौथा आपका झारखंड है और पांचवा गुजरात है। तो ये पांचों याद रखना होगा आपका, ठीक है। कि टॉप 5 परफॉर्मिंग स्टेट कौन से हैं FHI में, जो नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है। अब करें, किस राज्य में सबसे अधिक स्टेशनों पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किस राज्य में, तो ये राजस्थान में सबसे अधिक रेलवे स्टेशनों पर सौर ऊर्जा। अभी वहीं पर होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, हमेशा बारिश होती, हमेशा धूप निकले रहती है, मतलब बारिश बहुत कम होती है। विकसित भारत युवा संसद 2025 का उद्घाटन किसने किया। विकसित भारत युवा संसद का उद्घाटन किसने किया, तो केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने। तो याद रखेंगे, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने विकसित भारत युवा संसद 2025 का उद्घाटन किया। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम सेकंड किस उद्देश्य के लिए शुरू किया गया है, तो ये किस उद्देश्य के लिए शुरू किया गया है, ये बताना है आपको। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम सेकंड, तो ये आपको किस उद्देश्य के लिए शुरू किया गया है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय भूमि सीमाएं, जैसे अंतर्राष्ट्रीय मान लीजिए ये भारत है, तो ये जो आपका भारत पाकिस्तान से यहाँ लगा हुआ है, तो वहाँ के जो गांव हैं उन गांव का पूर्ण विकास करना और केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित करना, यही आपका उद्देश्य है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम सेकंड। तो आपसे कोई पूछे वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम सेकंड क्या है, तो आप बताएंगे अंतर्राष्ट्रीय भूमि सीमा, इंटरनेशनल लैंड बाउंड्री जो होता है, वो इंटरनेशनल लैंड बाउंड्री पर जो गांव होते हैं उनको वित्त पोषण प्रोवाइड करना और उनका डेवलपमेंट करना। करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निजी सचिव किसको नियुक्त किया गया, निजी सचिव कौन बना है, तो ये दूसरी निजी सचिव बन गई हैं, याद रखेंगे। ये हैं निधि तिवारी। निधि तिवारी कौन बनी है, ये प्रधानमंत्री मोदी जी की क्या बनी है, ये निजी सचिव बने हैं। जैसे जब भी आप भी अधिकारी बन जाएंगे, IAS मतलब क्रैक करेंगे, तब भी आप जब ये इस पद पर जाने के लिए थोड़ा सा आपको समय लगेगा, लेकिन इस पद सबसे पावरफुल पोस्ट होती है, ठीक है। तो निधि तिवारी ये कौन बनी है, ये प्रधानमंत्री मोदी जी की निजी सचिव बनी है, ठीक। इतना ये याद रख लेंगे। चलते हैं यहाँ पर देखते हैं, पहले ये किस में काम करती थी, भारतीय विदेश सेवा में ये काम करती थी। पटना आरा सासाराम कॉरिडोर की लंबाई कितनी है, तो बताइए, पटना आरा सासाराम कॉरिडोर की लंबाई, तो इसकी लंबाई कितनी है, तो इसकी लंबाई है 120.10 किलोमीटर है, याद रख लेंगे ये, ठीक है। अब देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्या करा। उत्तर प्रदेश के किस जिले में कच्चे तेल का भंडार मिला है, तो उत्तर प्रदेश के किस जिले में कच्चे तेल का भंडार मिला है, तो ये बलिया में मिला है, ये याद रखिए। अब इस किस संस्था द्वारा खोजा गया, जैसे कहीं भी अगर तेल मिल रहा है तो कौन खोज रहा है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो किस संस्था द्वारा, ONGC द्वारा बलिया में तेल की खोज की गई, ONGC द्वारा। भारतीय डाक विभाग ने किस संत की स्मृति में डाक टिकट जारी किया, तो किस संत की स्मृति में डाक टिकट जारी किया, तो माता कर्मा, इन्हीं के स्मृति में ये डाक टिकट जारी किया गया। किस राज्य में डॉल्फिन सफारी शुरू करने की घोषणा की गई है, तो कौन सा ऐसा राज्य है जहां डॉल्फिन सफारी बनेगा, तो ये उत्तर प्रदेश। अब उत्तर प्रदेश में कहाँ पर, ये वाराणसी में। एक वाराणसी वालों को अब एक चीज़ और मिल गया, डॉल्फिन सफारी। तो ये किस राज्य में डॉल्फिन सफारी शुरू करने का निर्णय लिया गया है, ये उत्तर प्रदेश में। किसी नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य बनाया गया है, तो किसी नीति आयोग का, तो ये राजीव गौबा को। कह रहे हैं, बंगलोर में किस उत्सव के दौरान रथ दुर्घटना हुआ, तो कौन सा एक उत्सव था जिसके दौरान रथ दुर्घटना हुआ, हुस्कुर मधुरम्मा देवी यात्रा, इसी में, ठीक है। तो ये बंगलोर में किस उत्सव के दौरान दुर्घटना हुआ, हुकुमर मधुम्मा देवी यात्रा, ये हो गया। सांसदों के वेतन में कितनी वृद्धि की गई है, सांसदों के वेतन में 1 लाख से बढ़ाकर 1,24,000 रुपये प्रति माह कर दिया गया है। तो याद रखेंगे कहाँ से बढ़ाया गया, तो 1 लाख से 1,24,000 प्रति माह कर दिया गया है
सांसदों के वेतन में कितनी वृद्धि हुई है। तो ये याद रख लेंगे, ये अच्छा क्वेश्चन है। करें वेतन वृद्धि किस तारीख से प्रभावी है, तो वेतन वृद्धि किस तारीख से प्रभावी है, तो 1 अप्रैल 2023। तो 1 अप्रैल 2023 से प्रभावी है, ये याद रख लेंगे। ठीक है, वेतन वृद्धि। नहीं देखते हैं क्या करा किस विश्वविद्यालय को AIU की सदस्यता प्राप्त हुई है, तो किस विश्वविद्यालय को AIU की सदस्यता प्रदान की हुई है, इससे जिसको AIU मतलब एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज। तो ये कौन सा है, बिहार खेल विश्वविद्यालय राजगीर में, उसी को। तो याद रखेंगे किस विश्वविद्यालय को AIU की सदस्यता प्रदान की है, बिहार खेल विश्वविद्यालय राजगीर, इसी को सदस्यता प्रदान की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा भारत की पहली AI संचालित सौर निर्माण इकाई कहाँ शुरू की गई है। भारत की है पहली AI संचालित सौर निर्माण इकाई शुरू की गई है। किसके द्वारा ये शुरू की गई है, ये केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी द्वारा ये शुरू की गई है। तो ये कहाँ शुरू की गई है, सूरत गुजरात में ये शुरू की गई है। नेक्स्ट देखते हैं क्या करा। करें भारत नेपाल साहित्य महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया, तो भारत नेपाल साहित्य महोत्सव कहाँ पर आयोजित किया गया, तो भारत नेपाल साहित्य महोत्सव वृंदावन मथुरा उत्तर प्रदेश में आयोजित किया गया। तो वृंदावन मथुरा में ये आयोजित किया गया। कब से कब आयोजित किया गया, तो ये 21 से 23 मार्च 2025 के बीच में इसका आयोजन हुआ। यहाँ देखते हैं भारत और किस देश के बीच संयुक्त कृषि पर संयुक्त कार्य समूह की 8वीं बैठक हुई। भारत और किस देश के बीच कृषि पर संयुक्त कार्य समूह की 8वीं बैठक हुई, तो ये कौन सा देश है, तो ये है जर्मनी। याद रख लेंगे कौन सा देश है, जर्मनी। आप इसको एक टेस्ट के फॉर्म में करिए ताकि आपको पता चले कि हमारा कितना तैयार है। यहाँ पर 34 नंबर का क्वेश्चन करा है, जैविक खेती ऑर्गेनिक फार्मिंग जो होता है पर राष्ट्रीय संगोष्ठी सह प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ हुआ है, तो ये कहाँ हुआ है ये बताना है। तो ये कहाँ हुआ है, गाजियाबाद में हुआ है, याद रख लेंगे। भारत का पहला राज्य जिसने विधानसभा में सांकेतिक भाषा शुरू की वह कौन सा है, जो भारत का पहला राज्य है जिसने विधानसभा में क्या किया है, सांकेतिक भाषा शुरू किया है, उसका नाम क्या है, पंजाब है। याद रखेंगे कौन सा है, क्या है, पंजाब है। यहाँ करें नाम रूप 4 अमोनिया यूरिया परियोजना को किसकी अध्यक्षता में मंजूरी दी गई है, तो ये बताइए नाम रूप 4 अमोनिया यूरिया परियोजना में किसकी अध्यक्षता में इसको मंजूरी दी गई है, ये बताना है। तो ये किसकी अध्यक्षता में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में इसको मंजूरी दी गई है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। करें नाम रूप 4 परियोजना कहाँ पर स्थित है, ये बताना कहाँ पर स्थित है। नाम रूप बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो नाम रूप ये परियोजना कहाँ पर स्थित है, तो स्थित है ब्रह्मपुत्र वैली असम में स्थित है। याद रख लेंगे नाम रूप। ठीक है, तो कहाँ पर, ये ब्रह्मपुत्र वैली असम में। ठीक है, फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड जिसको आप क्या कहते हैं, BVFCL नाम रूप असम। ठीक है, अब यहाँ क्या कर रहा है, भारत का पहला ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट कहाँ स्थापित किया जा रहा है। पहला ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है, फर्स्ट ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट इस्टेब्लिश कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है, कहाँ पर, बिचौली हप्सी इंदौर में आयोजित किया जा रहा है। याद रखेंगे कहाँ पर, बिचौली हप्सी इंदौर में। करें दिव्यांगों के लिए विशेष स्मार्ट स्कूल की शुरुआत कहाँ की गई। दिव्यांगों के लिए विशेष स्मार्ट स्कूल की शुरुआत कहाँ की गई है, ये ग्रेटर नोएडा में की गई है। याद रख लेंगे कहाँ पर, ग्रेटर नोएडा में। अब देखिए यहाँ सब क्या है, यहाँ सब विदेशी कंपनियाँ हैं। तो वो देखिए कभी भी विदेश में आप देखेंगे, विदेश में जो दिव्यांग होते हैं इन सबको ज़्यादा महत्व दिया जाता है, वो किसी NGO के द्वारा, किसी के द्वारा। इसीलिए मतलब मैं ये नहीं कर रहा हूँ, इसीलिए तो इसी टाइप याद कर लीजिए कि उसी वहाँ पर ही एक स्कूल की शुरुआत की गई है ताकि हमारे देश की मतलब वो इंसल्ट ना हो। तो दिव्यांगों के लिए विशेष स्कूल की शुरुआत कहाँ पर,
ग्रेटर नोएडा में की गई है, याद रख लेंगे। कहाँ पर? ग्रेटर नोएडा में। किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस ने शिष्टाचार स्क्वाड लॉन्च किया? शिष्टाचार स्क्वाड किस राज्य की पुलिस ने लॉन्च किया? तो ये दिल्ली पुलिस ने लॉन्च किया, याद रखेंगे, शिष्टाचार स्क्वाड। ठीक है। अब देखिए, फिट इंडिया कार्निवाल 2025 कहाँ पर आयोजित हुआ? फिट इंडिया कार्निवाल 2025 ये कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो फिट इंडिया कार्निवाल 2025 ये 16 से 18 मार्च 2025 के बीच ये आयोजित हुआ। फिट इंडिया कार्निवाल कहाँ पर? नई दिल्ली में आयोजित हुआ। करें जल सततता सम्मेलन, याद रखेंगे, जल सततता सम्मेलन 2025 का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया? तो जल सततता मंत्रालय ये सम्मेलन 2025 का जल शक्ति मंत्रालय द्वारा किया गया। बस। अब यहाँ करें जल सततता सम्मेलन 2025 का मुख्य फोकस क्या था? मतलब इनका कहने का मतलब है कि यहाँ मुख्य इसका फोकस क्या था, इस किस पर बेस था? तो मुख्य फोकस क्या था? तो याद रख लेंगे, इसका मुख्य फोकस औद्योगिक जल उपयोग दक्षता को बढ़ावा देना। मतलब वाटर सस्टेनेबिलिटी कॉन्फ्रेंस 2025 का मेन फोकस क्या था? इंडस्ट्रियल वाटर यूज इफिशियंसी। ठीक है, तो ये याद रख लेंगे, औद्योगिक जल उपयोग दक्षता। पीएम युवा 3.0 योजना किस मंत्रालय के तहत शुरू की गई है? तो पीएम युवा 3.0 योजना का किस मंत्रालय द्वारा? ये शिक्षा मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है, याद रख लेंगे, किसे? शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। पीएम युवा 3.0 योजना का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है जो 30 वर्ष से कम उम्र के युवा हैं उन लेखकों को प्रशिक्षित करना। तो पीएम 3.0 योजना क्या है? युवा लेखकों को प्रशिक्षित किया। टू ट्रेन यंग अर्थर्स जो होते हैं उनको ट्रेन करना है। अब यहाँ क्या करा? करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस देश ने ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड ऑफ द इंडियन ओशियन सम्मान दिया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश ने ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड द ऑफ इंडियन ओशन सम्मान दिया गया? 46 बताइए। तो ये किसने दिया? ये मॉरिशस ने दिया, याद रख लेंगे। मॉरिशस एक हिंद महासागर में देश है, ठीक है, छोटा सा टापू वाला देश है। करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह सम्मान पाने वाले कौन भारतीय बने? मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यह सम्मान पाने वाले कौन से भारतीय बने हैं? पहले भारतीय बने हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। छठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन था उसका आयोजन बैंकॉक में किया गया है, याद रख लेंगे, बैंकॉक थाईलैंड में किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं क्या करें छठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन की थीम क्या थी? तो इसकी थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी समृद्ध, लचीला और खुला बिम्स्टेक, याद रख लेंगे, प्रॉस्पर्स, रिलिजियंट एंड ओपन बिम्स्टेक, यही इसका थीम था। बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रॉस्परस, रेजिलियंट एंड ओपन बिम्स्टेक इसका थीम था छठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का। नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार से पहली मुलाकात कहाँ की? तो बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार कौन है? यूनिस, मोहम्मद यूनिस। तो इनसे कहाँ पर मुलाकात किया मोदी जी ने? तो ये याद रखिएगा, बैंकॉक में किया, छठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन के दौरान। जो 6th बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन हुआ था वहीं पर मुलाकात हो गई। अब देखिए, भारत ने युवाओं के कौशल प्रदान करने के लिए किस नई योजना की घोषणा की? तो भारत ने युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए किस नई योजना की कार्यक्रम की घोषणा की? तो वो बोधि, याद रखेंगे, बोधि से की घोषणा किया। बोधि का फुल फॉर्म क्या होता है? बोधि का पूर्ण रूप क्या होता है ये बताना है। तो क्या होता है? बिम्स्टेक फॉर ऑर्गेनाइज्ड डेवलपमेंट। कहाँ है? बिम्स्टेक फॉर ऑर्गेनाइज्ड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स इंफ्रास्ट्रक्चर, यही बोधि का पूर्ण रूप है, याद रख लेंगे, कहीं भी पूछ सकता है। बिम्स्टेक फॉर ऑर्गेनाइज्ड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि बिम्स्टेक से इस बार क्वेश्चन आया हुआ था। भारत को किस कार्यकाल के लिए यूनिसर
में चुना गया? तो भारत को किस कार्यकाल के लिए अनुसर में चुना गया? तो ये 2025 और 27 कार्यकाल के लिए चुना गया। अंतर सरकारी कार्यदल सर्वसम्मति में चुना गया है, याद रख लेंगे। किसमें? संयुक्त राष्ट्र लेखांकन और रिपोर्टिंग के अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर विशेषज्ञों के अंतर्राष्ट्रीय कार्यदल में सर्वसम्मति से चुना गया है, ये याद रख लेंगे। 2025 और से 27 के बीच में। करें, दुबई के क्राउन प्रिंस शेख हमदान की भारत की पहली यात्रा कब हुई थी? तो ये भारत की पहली यात्रा कब हुई थी? तो ये हुई थी 8 से 9 अप्रैल 2025 को हुई थी, याद रख लेंगे। कब हुई थी? 8 से 9 अप्रैल 2025 को। करें, दुबई में किस भारतीय संस्थान का खेल परिसर खोला जाएगा? तो दुबई में किस भारतीय संस्थान का खेल परिसर खोला जाएगा, ये बताना है। तो ये IIM अहमदाबाद है, इसका जो संस्थान है इसका खोला जाएगा। तो IIM अहमदाबाद का ये परिसर खोला जाएगा दुबई में, ठीक है। किस संस्थान का परिसर खोला जाएगा? IIM अहमदाबाद का। कह रहे हैं IPU की 150वीं सभा का आयोजन कहाँ हुआ? IPU की 150वीं सभा का आयोजन कहाँ हुआ, ये बताना है। तो ये कहाँ हुआ? ताशकंद। ताशकंद मतलब उज्बेकिस्तान की राजधानी है ताशकंद, यहीं पर हुआ IPU की 150वीं सभा का आयोजन, ठीक है। तो ये याद रख लेंगे। अंतर संसदीय संघ जिसको बोला जाता है, ठीक है, क्या बोला जाता है? अंतर संसदीय संघ बोला जाता है, ठीक है, यही इसका आयोजन। करें, श्रीलंका में प्रधानमंत्री मोदी ने किन रेल परियोजनाओं का उद्घाटन किया? तो श्रीलंका में प्रधानमंत्री मोदी ने किन रेल परियोजनाओं के? तो महो ओमान थाई और महो अनुराधापुरा परियोजना का उद्घाटन किया, याद रख लेंगे। तो श्रीलंका में प्रधानमंत्री मोदी ने किन परियोजनाओं का उद्घाटन किया? महो ओमान थाई, महो अनुराधापुरा। अब यहाँ देखिए, श्रीलंका में प्रधानमंत्री मोदी को कौन सा सम्मान मिला? तो श्रीलंका में प्रधानमंत्री मोदी को कौन सा सम्मान मिला? तो ये कौन सा? श्रीलंका मित्र भूषण मेडल मिला। श्रीलंका मित्र भूषण मेडल मिला, ये याद रखेंगे। बी वाला आंसर सही हो जाएगा। ग्रीनलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो ग्रीनलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो ये बने हैं जेम्स फेडरिक निल्सन बने हैं। कौन सा? जेम्स फेडरिक निल्सन बने हैं, याद रख लेंगे इनके बारे में। करें, किस देश ने ICC हटने की घोषणा की है? तो किसने कहा है कि हम ICC से हट जाएंगे? अब देखिए, वो ICC क्रिकेट वाला नहीं है, ये है अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय, ठीक है। क्या है? अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय है। ये तो हंगरी ने कहा है कि हम यहाँ से हट जाएंगे। करें, ICC को राजनीतिक रूप से पक्षपाती किसने कहा? तो ICC को राजनीतिक रूप से पक्षपाती किसने कहा? तो हंगरी के जो प्रधानमंत्री हैं, कौन है? विक्टर ओबार्न। तो विक्टर ओबार्न है, इन्होंने कहा कि ये पक्षपाती है राजनीतिक रूप से। किस दक्षिण कोरियाई नेता के महाभियोग को सही ठहराया गया? तो किस दक्षिण कोरियाई नेता के महाभियोग को सही ठहराया गया? तो वो कौन है? यून सुक योल, याद रखेंगे। यून सुक योल, इनके महाभियोग को सही ठहराया गया, यून सुक योल। क्वाड ने म्यांमार भूकंप राहत के लिए कितनी सहायता का वादा किया? तो क्वाड ने म्यांमार भूकंप राहत के लिए कितनी सहायता का वादा किया? तो क्वाड ने किया $20 मिलियन से अधिक, याद रखेंगे। $20 मिलियन से ऊपर, $20 मिलियन से अधिक। करें, क्वाड समूह के कितने देश हैं? तो क्वाड समूह में कुल कितने देश हैं? तो क्वाड समूह में 4 देश, इसीलिए तो क्वाड बना है। कौन सा है? भारत है, अमेरिका है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, ये याद रख लेंगे। 4 देश क्वाड। विश्व उइगर कांग्रेस ने बॉरेन विद्रोह की कौन सी मतलब जो आपका वर्षगांठ मनाई? तो विश्व उइगर कांग्रेस ने वारेन विद्रोह की कौन सी वर्षगांठ 35वीं मनाई? वारेन विद्रोह चीन में कब हुआ, ये बताइएगा। जो विश्व उइगर मुसलमान का वारेन विद्रोह था, ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 5 से 10 अप्रैल 1990 को हुआ था, याद रख लें। कब हुआ था? 5 से 10 अप्रैल 1990 को। अमेरिका के किस सांसद ने रिकॉर्ड 25 घंटे 5 मिनट तक भाषण दिया? अमेरिका के किस सांसद ने रिकॉर्ड 25 घंटे 5 मिनट भाषण दिया? मतलब ये भाषण ही देते रहे। तो ये कौन है? तो ये कोरी बुकर हैं, याद रख लेंगे। कौन है? कोरी बुकर।
करें बिम्स्टेक के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक कहाँ पर आयोजित हुई? तो बिम्स्टेक के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक कहाँ पर? बैंकॉक में ही आयोजित हुई 2 अप्रैल 2025 को। याद रख लें कब? 2 अप्रैल 2025 को इनकी बैठक आयोजित हुई। नहीं देखते हैं। करें बिम्स्टेक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो बिम्स्टेक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका मुख्यालय ढाका में स्थित है। याद रख लेंगे कहाँ पर स्थित है? ढाका में बिम्स्टेक मुख्यालय स्थित है। ढाका बांग्लादेश। बुचा शिखर सम्मेलन का आयोजन किस घटना की याद में किया गया? बुचा शिखर सम्मेलन का आयोजन किस घटना की? तो बुचा नरसंहार की घटना के लिए किया गया। ठीक है, 31 मार्च 2025 को। कह रहे हैं मार्च 2022 में बुचा शहर में कितने लोग मारे गए? तो मार्च 2022 में बुचा शहर में कितने? 450 से अधिक लोग मारे गए। अब सोचेंगे बुचा है कहाँ? तो ये बुचा कहाँ पर है? ये यूक्रेन में है। याद रख लें कहाँ पर? यूक्रेन में। यहाँ पर जब 2022 में रूसी सेना ने हमले कर दिए थे बुचा शहर पर, तो यहाँ पर 450 से अधिक लोग क्या हुए? मारे हुए। तो बुचा शहर में कितने लोग? 450 से अधिक लोग मारे गए। ठीक है, तो ये याद रख लेंगे। यहाँ करें किस देश ने भारत की यूएनसी में अस्थायी सदस्यता का समर्थन किया है? तो वो कौन सा देश है जो भारत की अस्थायी सदस्यता का समर्थन किया? चिली। सभी मतलब समर्थन करते हैं, लेकिन जब जो अस्थायी सदस्य हैं वो नहीं, जब तक चाहेंगे तब तक नहीं होगा कुछ। चिली के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो चिली के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है ये बताइए। तो चिली के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? गैब्रियल बोरिक फोंट है। तो गैब्रियल बोरिक फोंट ये चिली के वर्तमान राष्ट्रपति हैं। सिनबेट के नए निदेशक कौन बने हैं? तो बताइए सिनबेट के नए निदेशक कौन बने हैं? अब आप पूछ रहे होंगे ये सिनबेट है क्या? तो याद रख लेंगे इजराइल सिक्योरिटी एजेंसी है ये सिनबेट। तो याद रखिए उसके डायरेक्टर कौन बने हैं ये बनाना है। एली सरावित। याद रखिएगा एली सरावित इसके इजराइल सिक्योरिटी एजेंसी के डायरेक्टर बने हैं नए। करें श्रीलंका में हिंदी पाठ्यक्रम की शुरुआत किस विश्वविद्यालय में हुई? तो श्रीलंका में हिंदी पाठ्यक्रम की शुरुआत किस विश्वविद्यालय में हुई? तो बबुनिया विश्वविद्यालय में हुई। कहाँ पर हुई? वावुनिया विश्वविद्यालय में, यूनिवर्सिटी ऑफ वावुनिया। लर्न टू ईट वेल रिपोर्ट किसने जारी किया? याद रखेंगे लर्न टू ईट वेल रिपोर्ट किसने जारी किया? तो ये किसने जारी किया? यूनेस्को ने जारी किया। याद रखें किसने? यूनेस्को ने। रिपोर्ट में क्या शामिल करने की सिफारिश की गई है? तो रिपोर्ट में क्या शामिल करने की सिफारिश की गई है? तो रिपोर्ट में खाद्य शिक्षा शामिल करने की सिफारिश की गई है। ठीक है, खाद्य शिक्षा फूड एजुकेशन शामिल करने की योजना बना रही है। आप करें 2024 में प्राथमिक स्कूलों में कितने % बच्चों को भोजन मिला? तो 2024 में प्राथमिक विद्यालय में कितने % बच्चों को भोजन मिला? तो ये 47% बच्चों को भोजन मिला। फसल आनुवंशिक जो आपका ग्लोबल प्लांट जेनेटिक रिसोर्स है, ये फसल आनुवंशिक संसाधन पर तीसरी रिपोर्ट किसने जारी किया ये बताना है। तो ये किसने जारी किया? तो खाद्य और कृषि के लिए आनुवंशिक जो संसाधनों पर उपयोग। ठीक है, इसने जारी किया खाद्य और कृषि के आनुवंशिक संसाधनों पर उपयोग। करें विश्व का 60% से अधिक फसल उत्पादन कितनी फसलों पर निर्भर है? तो विश्व का जो 60% से अधिक फसल का उत्पादन होता है वो 9 फसल पर ही निर्भर है। मतलब कह रहे हैं कि जो 9 फसल हैं उन्हीं 9 फसल पर जो 60% फसल है वो अनाज है निर्भर है। वो कौन कौन से हैं वो 60%? तो पहला कौन सा है? तो पहला आपका कौन सा है? ये चावल। याद रख लेंगे चावल। इसके बाद क्या याद रखें? गेहूँ याद कर लेंगे। गेहूँ के बाद आप गन्ना याद कर लेंगे। गन्ना के बाद मक्का याद कर लेंगे। मक्का में आलू याद कर लेंगे। देखिए ये सब हमेशा होता है। इसके बाद सोयाबीन याद रख लेंगे। हमारे यहाँ सोयाबीन नहीं होता, लेकिन दक्षिण में जाएंगे बहुत ज़्यादा सोयाबीन हो गया। याद रखेंगे ऑयल पॉम हो गया। ऑयल पॉम ये भी आपका है। चुकंदर हो गया। चुकंदर जिससे चीनी बनती है, चुकंदर हो गया। और कसावा हो गया। ये जो आपके 9 फसल हैं इनका 60% से सभी फसलों में योगदान है। मतलब
जो विश्व का जो उत्पादन होता है फसलों का, उसमें इन्हीं नौओं का 60% योगदान है, ये याद रख लेंगे। इसके बाद जो 40% बनता है उसमें सब कुछ आता है, तो यहाँ पर 9 हो जाएगा। अब यहाँ करें उन 9 प्रमुख फसलों में कौन सी फसल शामिल है, तो उसमें कौन सी फसल शामिल है, तो देखिए चुकंदर शामिल है, चुकंदर तो और कसावा तो था ही। भारत में दालों का उत्पादन 2007-8 से 2020-21 तक कितना बढ़ गया है। करें जो दालों में, भारत में दाल की खपत बहुत ज़्यादा है, तो ये कितना बढ़ गया है, तो पहले 2007-8 में हमारा कितना था, 14.76 मिलियन टन था, अब 24.42 मिलियन टन हो गया, मतलब बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया है। वर्तमान में कितनी वैश्विक जनसंख्या पोषक आहार का खर्च नहीं उठा सकती, तो वर्तमान में कितनी वैश्विक जनसंख्या पोषक आहार का खर्च नहीं उठा सकती है, तो वर्तमान में 40% ऐसी जनसंख्या है जो पोषक आहार का खर्च उठाने में असक्षम है। करें म्यांमार और थाईलैंड में भूकंप की तीव्रता क्या थी, तो म्यांमार और थाईलैंड में भूकंप की तीव्रता क्या थी, 7.7% थी। भारत ने म्यांमार में राहत के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया, तो भारत ने म्यांमार में राहत के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया, ऑपरेशन ब्रह्मा चलाया, याद रखें कौन सा, ऑपरेशन ब्रह्मा। बेलारूस के राष्ट्रपति पद की शपथ 7वीं बार किसने लिया, बेलारूस के राष्ट्रपति की पद की शपथ 7वीं बार किसने लिया, ये बताना है। तो ये किसने लिया, अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने लिया। ठीक है, जैसे पुतिन वहाँ पर रूस में हमेशा राष्ट्रपति ही बनते रहते हैं, ठीक है, उनका अनलिमिटेड टर्म है, वैसे ही क्या है बेलारूस में इनका भी अनलिमिटेड टर्म है, अलेक्जेंडर लुकाशेंको। ठीक है, अब यहाँ देखिए ट्यूनीशिया की प्रधानमंत्री कौन नियुक्त हुई हैं, तो ट्यूनीशिया की प्रधानमंत्री कौन नियुक्त किए हैं, तो वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं कैस सैयद ने उन्होंने सारा जफरानी जंजरी को, याद रखेंगे सारा जफरानी जंजरी को नियुक्त किया है ट्यूनीशिया का प्रधानमंत्री। अमेरिका में जय भट्टाचार्य को किस संस्था का निदेशक बनाया गया है, तो अमेरिका में जय भट्टाचार्य को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ का निदेशक बनाया गया है। ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ NIH का। करें भारत चीन सीमा मामलों पर WMCC की 33वीं बैठक कहाँ हुई, तो भारत चीन सीमा पर WMCC की 33वीं बैठक कहाँ हुई, तो ये बीजिंग में हुई, याद रख लेंगे कहाँ पर, बीजिंग में हुई। अब देखिए यहाँ पर भारत और चीन सीमा मामलों पर WMCC की बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किसने किया, तो भारतीय प्रतिनिधित्व मंडल का नेतृत्व किसने किया, तो गौरांग लाल दास ने किया। ठीक है, संयुक्त सचिव हैं पूर्वी एशिया के, तो ये याद रखेंगे गौरांग लाल दास ने किया। ये कौन है, संयुक्त सचिव हैं पूर्वी एशिया देश के। नामीबिया की पहली राष्ट्रपति कौन बनी है, तो नामीबिया की पहली राष्ट्रपति कौन बनी है, तो नामीबिया की हमने बताया था N से नामीबिया और N से इनका नाम भी पड़ जाता है, नेटुम्बो नंदी नंदतवाह, याद रख लेंगे नेटुम्बो नंदी नंदतवाह, ये याद रख लेंगे क्योंकि जो अफ्रीकन कंट्री हैं या और कंट्रियां हैं उनके जो आपके राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री नियुक्त होते हैं वो कई बार पेपर का आपका क्वेश्चन बन जाता है, बहुत बार बना है, प्रीवियस ईयर आप देख लेंगे, याद रख लेंगे, बहुत बार बना है। तो नामीबिया के अभी न्यूजीलैंड के बने थे शायद और कहीं किसी देश के पूछ लिया गया था, तो ये नेटुम्बो नंदी नंदतवाह। हमास के किस राजनीतिक नेता की मौत गाजा में इजरायली हमले में हुई, तो हमास के कौन सा राजनीतिक नेता है जिसका कहाँ पे हुआ, गाजा में इजराइल की जो हमले हो रहे थे वहाँ पर हो गया, तो वो कौन है ये बताना है। तो उसका नाम क्या है, सलाह अल बिदाविल, याद रखिए उसका नाम है सलाह अल बिदाविल। अब यहाँ पर देखते हैं क्या करें कि पेरू के किस शहर में आपातकालीन लागू किया गया है, तो पेरू के किस शहर में आपातकालीन लागू किया गया है ये बताना है। तो याद रखिए पेरू में आपातकालीन क्यों लागू किया गया, क्योंकि लोकप्रिय गायक पॉल फ्लोरेंस की हत्या के कारण पहली फैली हिंसा थी, उसके कारण पेरू की राजधानी लीमा में, पेरू की राजधानी लीमा है, ये आपका क्या है लीमा, ये दक्षिण अमेरिका देश है, याद रखिए ये जो आपका दक्षिण अमेरिका ऐसे नहीं ऐसे करके ऐसे बन के या ब्राज़ील बनता है,
फिर इधर वेनेजुला बनता है, इक्वाडोर, पेरू, लीमा। याद है यहाँ पर आपका कौन सा देश है, यहाँ पर आपका पेरू है, जिसकी राजधानी क्या है, जिसकी राजधानी लीमा है। और इसी लीमा में क्या हुआ, आपातकाल लागू किया गया है। वहाँ का कोई एक फेमस सिंगर था, उसकी हत्या कर दी गई, जिसके कारण यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया गया है। देखिए इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वर्तमान में पेरू के राष्ट्रपति, अब बताइए पेरू के राष्ट्रपति कौन है ये, तो डीना बालूआर्टे यहाँ के राष्ट्रपति हैं। कौन, डीना बालूआर्टे। दक्षिण कोरिया की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है, तो दक्षिण कोरिया की स्पेस एजेंसी का नाम बताना है। इसका नाम है, दक्षिण कोरिया की स्पेस एजेंसी का नाम कासा। कासा, कासा मतलब क्या होता है, कोरिया एरोस्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, इसका फुल नाम होता है, कोरिया एरोस्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। दक्षिण कोरिया की राष्ट्रीय स्पेस एजेंसी किस वर्ष तक 30,000 एरोस्पेस पेशेवरों को प्रशिक्षित करने की योजना बना रही है, तो किस वर्ष तक 30,000 एरोस्पेस पेशेवरों को प्रशिक्षित करने की योजना बना रही है, तो ये बना रही है 2045 तक। कब, 2045 तक। लश्कर ए तैयबा के कमांडर अबू कताल की हत्या किस देश में हुई, तो बताइए अबू कताल की हत्या के, तो लश्कर एक कमांडर जीवर रहमान उर्फ अबू कताल, जिसको बोला जाता है जीवर उर रहमान उर्फ अबू कताल की हत्या पाकिस्तान में हुई। ठीक है। इस्लामिक स्टेट के किस नेता को इराक में अभियान के दौरान मारा गया, तो वो कौन है, अब्दुल्ला मक्की मुसलीह अल रिफाई इसका नाम है। अब देखिए भारत और किस देश के बीच कृषि पर पहली JWG बैठक हुई, भारत और किस देश पर कृषि की पहली JW पर बैठक हुई, ये भारत और चिली। कह रहे हैं G7 विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित हुई, तो G7 विदेश मंत्रियों की क्यूबेक कनाडा में आयोजित हुई। याद रखेंगे कहाँ पर, क्यूबेक कनाडा में। G7 निम्न में से कौन सा सदस्य नहीं है, तो G7 के कौन से सदस्य यहाँ पर हैं, पहले वो देख लीजिए। तो G7 में कौन कौन से सदस्य हैं, तो यूके है यहाँ पर, कनाडा है यहाँ पर फ्रांस है, यहाँ पर जर्मनी है। ठीक है, जर्मनी के बाद इटली है आपका, इटली के बाद कौन सा है, इसके बाद जापान है, जापान के बाद USA है। तो यहाँ पर कौन सा है, भारत नहीं है G7 का सदस्य। फ्रांस भी है, जापान भी, इटली भी, यूके है, कनाडा है, आपका जर्मनी है, आपका इटली है, जापान है, USA। ये सातों कंट्री याद रखेंगे, यूके, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, USA। ठीक है, G7 कंट्री हैं, पूछ सकता है आपके पेपर में। IMF के अनुसार भारत की GDP पिछले 10 वर्षों में कितनी हो गई है, तो भारत की GDP पिछले 10 वर्षों में दोगुनी हो गई है, याद रख लेंगे कितनी, दोगुनी हो गई है। वर्ष 2015 में भारत की GDP वर्तमान कीमतों पर IMF के अनुसार कितनी थी, तो भारत की GDP वर्तमान कीमतों पर IMF के अनुसार कितनी थी, 2.1 ट्रिलियन डॉलर थी। कितना, 2.1 ट्रिलियन डॉलर। IMF के अनुसार वर्ष 2025 के अंत तक भारत की GDP कितनी होने की अनुमान है, तो भारत की GDP कितनी, 4.27 ट्रिलियन डॉलर होने की अनुमान है वर्ष 2025 के अंत तक। करें, भारतीय ब्लू कॉलर श्रमिकों के लिए सुरक्षा बीमा योजना कहाँ शुरू की गई है, जो ब्लू कॉलर श्रमिक होते हैं उनके लिए सुरक्षा बीमा योजना कहाँ शुरू की गई है, ये बताना है आपको। ये कहाँ शुरू की गई है, UAE में शुरू की गई है, याद रख लेंगे। भारत में सैटेलाइट इंटरनेट के वितरण के लिए स्टारलिंक ने किन 2 कंपनियों के साथ समझौता किया है, तो वो हमारे देश की 2 दिग्गज कंपनी, एक रिलायंस जियो, एक भारतीय एयरटेल के साथ समझौता किया है। वर्ष 2024-25 के प्रमुख फसलों के उत्पादन का दूसरा अग्रिम अनुमान किसने जारी किया, तो दूसरा अग्रिम अनुमान किसने जारी किया, ये बताना है। तो इसे किसने जारी किया, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने जारी किया इसको। अगर आपको ये मेरा इनिशिएटिव पसंद आ रहा होगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर MCQ के फॉर्म में क्वेश्चन नहीं दिया रहता आपकी मैगजीन में, सिर्फ मैं इसको MCQ के फॉर्म में कन्वर्ट करता हूँ ताकि आपको आसानी से याद हो सके। ठीक है, तो थोड़ा सा हमको मेहनत करना पड़ता है। अगर आपको अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।
करें वर्ष 2024-25 में अनुमानित खरीफ खाद्यान्न उत्पादन कितना है। तो 2024-25 में अनुमानित खरीफ खाद्यान्न उत्पादन कितना है, तो ये है 1663.91 LMT, लाख मीट्रिक टन जिसको बोला जाता है। अनुमानित रबी खाद्यान्न उत्पादन वर्ष 2024-25 में कितना है, तो रबी खाद्यान्न उत्पादन कितना है 1645.27 LMT है। कितना है 1645.27 LMT, मतलब लाख मीट्रिक टन है। खरीफ धान का उत्पादन का अनुमान 2024-25 में कितना है, तो धान का उत्पादन का अनुमान कितना है, तो धान के उत्पादन का अनुमान कितना है 1206.79 LMT, लाख मीट्रिक टन। करें वर्ष 2024-25 में तूर अरहर का उत्पादन अनुमान कितना है। जो तूर है उसका अरहर का उत्पादन अनुमान कितना है, तो 35.11 लाख मीट्रिक टन है। कितना है 35.11 लाख मीट्रिक टन है। करें वर्ष 2024-25 में चना दाल का उत्पादन अनुमान कितना है, तो चना दाल का उत्पादन अनुमान कितना है, तो 115.35 लाख मीट्रिक टन है। कितना है 115.35 लाख मीट्रिक टन है। करें गेहूं का अनुमानित उत्पादन वर्ष 2024-25 में कितना है, तो गेहूं का अनुमानित उत्पादन 2024-25 में 1154.30 लाख मीट्रिक टन है। अब यहाँ पर देखते हैं खरीफ श्री अन्न मोटा अनाज जो होता है, जौ ज्वार ये सब की उत्पादन अनुमान कितना है। मोटे अनाज का कितना है, जिसको श्री अन्न भी बोला जाता है, 37.5 लाख मीट्रिक टन है। रबी श्री अन्न का उत्पादन कितना है, तो रबी श्री अन्न का उत्पादन कितना है 30 जो रबी की फसलों में मोटे अनाज बोए जाते हैं उनकी बता रहा है। करें भारत और किस देश ने मेडिकल उत्पादों के नियमनों में सहयोग हेतु समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो भारत और किस देश ने मेडिकल उत्पादों के नियमन के सहयोग पर हस्ताक्षर किए हैं, तो भारत और आर्मेनिया हैं। याद रख लेंगे कौन है, भारत और आर्मेनिया हैं। एसबीआई ने महिला उद्यमियों के लिए कौन सा उत्पाद लॉन्च किया है, तो एसबीआई ने महिला उद्यमियों के लिए कौन सा उत्पाद, एसबीआई असीमता याद रखेंगे लॉन्च किया है, एसबीआई असीमता। करें एसबीआई असीमता के तहत कितना अधिकतम ऋण राशि है, तो इसकी में ऋण राशि कितनी दी जाती है, तो न्यूनतम 10 लाख रुपए, और जो अधिकतम पूछ रहा है तो अधिकतम 5 करोड़, तो न्यूनतम 10 लाख रुपए से अधिक और 5 लाख 5 करोड़ रुपए से कम, तो अधिकतम 5 करोड़ रुपए एसबीआई असीमता के तहत प्रदान किया जाता है। मार्च 2025 में सीट क्षमता के आधार पर विश्व की दूसरी सबसे तेज बढ़ती एयरलाइन कौन सी बनी है। सीट क्षमता के आधार पर दूसरी तेज सबसे बढ़ती लाइन कौन बनी है, तो ये इंडिगो एयरलाइंस बनी है, याद रख लेंगे इंडिगो। करें इंडिगो की सीट क्षमता 2024 में कितनी वृद्धि हुई है, तो इंडिगो की सीट क्षमता में कितनी 10.1% की वृद्धि हुई है। करें सीट क्षमता के अनुसार पहले स्थान पर कौन सी एयरलाइन है, तो सीट क्षमता के अनुसार पहले स्थान पर कतर एयरवेज है। इसकी सीट क्षमता कितना है 10.4% है और इंडिगो की 10.1% है, ज़्यादा अंतर नहीं है। क्रिसिल के अनुसार भारत के अनुमानित जीडीपी वृद्धि दर वित्त वर्ष 2026 में कितनी होगी, तो भारत की वृद्धि दर कितनी होगी क्रिसिल के अनुसार, तो ये भारत की जो वृद्धि दर होगी वो 6.5% होगी। कह रहे हैं वर्ष 2025 और 30 के बीच किस क्षेत्र की वार्षिक वृद्धि दर 9% रहने की संभावना है, तो वर्ष 2025 से 31, याद रखें 25 से 31 के बीच किस क्षेत्र की वार्षिक वृद्धि दर 9% रहने की संभावना है, तो ये विनिर्माण क्षेत्र की, याद रखेंगे जो मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र होता है इसकी जो क्षमता 9% रहने की संभावना। उत्तराखंड में एकीकृत पेंशन योजना को किसने मंजूरी दी, हु अप्रूव द इंटीग्रेटेड पेंशन स्कीम इन उत्तराखंड, तो ये किसने मंजूरी दी, तो वहाँ के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसको मंजूरी दी है। उधारकर्ताओं के निर्माणकर्ताओं तक शीर्षक रिपोर्ट किसने जारी किया, उधारकर्ताओं से निर्माणकर्ताओं तक शीर्षक रिपोर्ट किसने जारी किया, तो ये नीति आयोग ने जारी किया, बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 स्टार लगा लीजिएगा, ठीक है। तो ये उधारकर्ताओं से निर्माणकर्ताओं तक जो ये था शीर्षक नीति आयोग ने।
करें दिसंबर 2024 तक कितनी महिलाएं अपने क्रेडिट कार्ड स्कोर की निगरानी कर रही थी। तो 2024 तक कितनी महिलाएं अपने क्रेडिट कार्ड स्कोर की निगरानी कर रही थी। तो ये कितनी कर रही थी, 2.7 मिलियन, मतलब 2.7 करोड़ महिलाएं जो हैं अपने क्रेडिट कार्ड की निगरानी कर रही थी। करें प्रधानमंत्री भारत की जैव अर्थव्यवस्था रिपोर्ट 2025 किसने जारी किया। तो भारत की जैव व्यवस्था रिपोर्ट किसने जारी किया। तो केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जारी किया। याद रख लेंगे किसने जारी किया, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। भारत की जैव अर्थव्यवस्था रिपोर्ट 2025 किस संस्था द्वारा तैयार किया गया है। तो ये किस संस्था द्वारा तैयार किया गया है, तो BIRAC भारत द्वारा जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद, ठीक है। तो याद रखें जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान परिषद इसी के द्वारा तैयार किया गया सी। करें वर्ष 2025 तक जैव अर्थव्यवस्था मतलब इंडिया बायो इकोनॉमी कितना लक्ष्य रखा गया है 2025 तक। तो 150 बिलियन डॉलर का लक्ष्य रखा गया है। याद रखेंगे 150 बिलियन डॉलर का। कह रहे हैं वर्ष 2024 तक भारत की जैव अर्थव्यवस्था कितनी हो गई है। तो ये वर्ष 2024 में भारत की जैव अर्थव्यवस्था कितनी हो गई है, तो 165.7 बिलियन डॉलर हो गई। कितना, 165.7 बिलियन डॉलर हो गई है। वर्ष 2024 में भारत की GDP में जैव अर्थव्यवस्था का हिस्सा कितना था। तो वर्ष 2024 में भारत की GDP में जैव अर्थव्यवस्था का हिस्सा बढ़कर कितना हो गया, 4.25% हो गया है। जैव अर्थव्यवस्था के मामले में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है। तो जैव अर्थव्यवस्था के मामले में महाराष्ट्र पहले स्थान पर है। इसका जो अभी अनुमान है तो 35.45 जो बिलियन डॉलर है, ये इतना इसका वो है, ठीक है, जैव अर्थव्यवस्था महाराष्ट्र। वर्ष 2024 के भारत की जैव अर्थव्यवस्था में उत्तर प्रदेश का योगदान कितना है। तो उत्तर प्रदेश का योगदान है 7.7 बिलियन डॉलर। याद रखेंगे 7.7 बिलियन डॉलर है, ये याद रख लेंगे। और हमारा उत्तर प्रदेश कौन से स्थान पर है, उत्तर प्रदेश हमारा 7वें स्थान पर है, ये याद रखेंगे। कौन से स्थान पर है, 7वें। पहले स्थान पर कौन सा, महाराष्ट्र है, ये याद रख लेंगे, ठीक है। महाराष्ट्र का जैव अर्थव्यवस्था कितना है, 35.45%। उत्तर प्रदेश का 7.7, ठीक है, लगभग 5 गुना बड़ा है। भारत की पहले स्वदेशी एंटीबायोटिक क्या क्या नाम है। भारत की फर्स्ट इंडिजीनियस डेवलपमेंट एंटीबायोटिक क्या नाम है। तो नेफ्रिथोमाइसिन है, उसका नाम क्या है, नेफ्रिथोमाइसिन। 2 स्टार लगाइएगा इसको, क्योंकि भारत की है और पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक है नेथ्रोमाइसिन। बायो में क्वेश्चन ये बन सकता है आपके पेपर में, ठीक है। तो नेथ्रोमाइसिन, ऐसे क्वेश्चन बने हुए हैं पिछले बार। बांग्लादेश की किस संस्था के साथ आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 54वां देश बन गया। बांग्लादेश किस संस्था के साथ, तो बांग्लादेश आर्टेमिस के साथ समझौता करने वाला 54वां देश कौन बना है, ये किस संस्था के साथ, ये नासा है। तो आर्टेमिस मिशन किसका है, नासा का है। करें चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर यथास्थित तापमान मापने वाला उपकरण क्या है। तो चंद्रमा का जो दक्षिणी ध्रुव है उस पर तापमान मापने वाला कौन सा है, तो वो है आपका किस्टा, ठीक है, कास्टी, कुछ भी पढ़िए इसको, CHAST इसी है। तो दक्षिणी ध्रुव पर यथास्थित तापमान को मापने वाला उपकरण कौन सा है, ये है। करें इसका जो चेस्टी है इसका पूरा नाम क्या है, तो ये इसका बताइए, इसका क्या नाम है। तो इसका नाम है चंद्र सरफेस थर्मोफिजिकल, कहीं पे है चंद्र सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट, ठीक है। इसी का इसका पूरा नाम है, इसका याद रखेंगे, इसका पूरा नाम क्या है। करें चेस्ट किस मिशन, भारतीय मिशन का हिस्सा है। तो ये चेस्ट किस भारतीय मिशन का हिस्सा है, याद रखिएगा। तो ये किस भारतीय मिशन का हिस्सा है, तो ये चंद्रयान 3 का हिस्सा है। याद रखेंगे किसका, चंद्रयान 3 का। करें श्री गार्जेस अंटार्कटिका आई रेडियो टेलीस्कोप किस देश ने लॉन्च किया है। श्री गार्जेस अंटार्कटिका आई रेडियो स्कोप, तो किसने लॉन्च किया है, तो ये चाइना ने लॉन्च किया है। याद रखिएगा श्री गार्जेस अंटार्कटिक आई रेडियो टेलीस्कोप, ठीक, ये श्री नहीं होगा, ये 3 गार्जियस होगा, ठीक है, 3 श्री सोचा 3 गार्जियस अंटार्कटिक
एक आई रेडियोस्कोप, ठीक है। तो ये चाइना ने लॉन्च किया है। करें विनोद धाम सेमीकंडक्टर कौन सा है? करें विनोद धाम सेमीकंडक्टर। माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किसने किया? तो ये किसने किया ये बताना है। तो ये केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किया, याद रख लेंगे। करें किस अमेरिकी कंपनी ने डायर वुल्फ को पुनर्जीवित करने का दावा किया है? तो किस अमेरिकन कंपनी ने डायर वुल्फ को पुनर्जीवित करने का दावा किया है? तो उसका नाम है कोलासल, याद रखिएगा, कोलासल बायोसाइंसेज। तो कोलासल बायोसाइंसेज ने डायर वुल्फ को पुनर्जीवित करने का दावा किया है। कोलासल बायोसाइंसेज ने डायर वुल्फ को कितने बच्चों के जन्म देने की घोषणा किया है? तो उन्होंने कहा 3 बच्चे जन्म लिए हैं। तो याद रखेंगे 3 बच्चे। POEM 4 की पुनः प्रवेश प्रक्रिया की निगरानी किस प्रणाली ने की? तो ये किस प्रणाली ने किया है ये बताना है। POEM 4 की पुनः प्रवेश प्रक्रिया की निगरानी किस प्रणाली ने किया? तो ये किसने किया? ISOM, ठीक है, IS4OM ने किया, याद रख लेंगे किसने? IS4OM ने किया। IS4OM का पूरा नाम क्या है? तो IS4 का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम है इसरो सिस्टम फॉर सेफ एंड सस्टेनेबल स्पेस ऑपरेशन मैनेजमेंट। इसका पूरा नाम है इसरो सिस्टम फॉर स्पेस एंड सस्टेनेबल स्पेस ऑपरेशन मैनेजमेंट, इसका पूरा नाम है। करें POEM किस मिशन का हिस्सा था? तो बताइए ये POEM 4 किस मिशन का हिस्सा है ये बताना है। तो ये स्पेडेक्स का मिशन का हिस्सा है। स्पेडेक्स मतलब स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट मिशन, इसको बोला जाता है स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट मिशन, इसी का POEM 4 मिशन का हिस्सा है। करें फ्रेम 2 मिशन किसने लॉन्च किया है? फ्रेम 2 मिशन किसने लॉन्च किया है? तो स्पेसएक्स ने फ्रेम 2 मिशन लॉन्च किया है। फ्रेम 2 किस प्रकार का मिशन है ये बताना है। तो ये निजी मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन है। निजी मानव अंतरिक्ष प्राइवेट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन है, याद रख लेंगे। डी वाला आंसर सही होगा। 148 भारत और जापान के बीच तीसरी अंतरिक्ष वार्ता का आयोजन कहाँ किया गया? तो भारत और जापान के बीच तीसरी अंतरिक्ष वार्ता का आयोजन कहाँ किया गया ये बताना है। तो ये टोक्यो जापान में किया गया, याद रखेंगे। कह रहे हैं ऊर्जा सांख्यिकी भारत 2025 किसने जारी किया? तो ऊर्जा सांख्यिकी भारत 2025 किसने जारी किया है? तो ये किसने जारी किया है? ये NSO ने जारी किया, मतलब राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। तो नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ने NSO ने जारी किया है ऊर्जा सांख्यिकी भारत 2025, ठीक है। एनर्जी स्टैटिक इंडिया 2025 रिपोर्ट सांख्यिकी ने ही जारी की है। इस रिपोर्ट में कौन सा नया अध्याय जोड़ा गया है? तो इस रिपोर्ट में कौन सा नया अध्याय जोड़ा गया है? तो यहाँ पर जो आपका है एनर्जी अकाउंट, जो एनर्जी अकाउंट होता है उसको नया अध्याय जोड़ा गया है, याद रखेंगे, ठीक है। वर्ष 2023 और 24 में भारत की कुल प्राथमिक ऊर्जा आपूर्ति टिप्स कितनी थी? TPS कितनी थी? तो बताइए भारत की कुल प्राथमिक ऊर्जा जो आपूर्ति है वो कितनी थी? तो कितनी थी? 9,03,158 करोड़। ये सी वाला आंसर सही हो जाएगा। करें 31 मार्च 2024 तक भारत की कुल नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता कितनी थी? भारत की कुल नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता बताना है ये कितनी थी, ठीक है। तो भारत की कुल नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 21,09,655 मेगावाट थी। यहाँ देखिए भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में सबसे अधिक हिस्सेदारी किस स्रोत की है? तो सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी किस स्रोत की? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहा है यहाँ पर, ठीक है। इसलिए मतलब जो ये सब यहाँ से क्वेश्चन कई बार बने हुए हैं। तो अगर हम बताते हैं कि नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत में सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी किस स्रोत की है, तो ये विंड पावर की है, पवन ऊर्जा की है, याद रख लेंगे। पवन ऊर्जा की हिस्सेदारी लगभग 55% है, ठीक है। नहीं तो आप बहुत लोग उसको सोलर वाला लगा देंगे, क्योंकि आपके साइड में सोलर वाला ज़्यादा लगता है, पवन वाला कम लगता है,
लेकिन अगर आप कोस्टल एरिया में देखेंगे वहाँ पर पवन वाला ज़्यादा लगता है और बड़े पैमाने पर लगता है तमिलनाडु एरिया में। तो याद रखें यहाँ पर पवन ऊर्जा सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी स्रोत है। रिमोल नवीकरणीय ऊर्जा में शीर्ष 4 राज्य कौन से हैं? तो कह रहे हैं नवीकरणीय ऊर्जा में शीर्ष 4 राज्य जो सबसे अधिक क्षमता जहाँ पे है वो कौन से हैं? तो पहले स्थान पर कौन सा है? राजस्थान है। दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र है। तीसरे स्थान पर गुजरात है। चौथे स्थान पर कौन सा है आपका? कर्नाटक है। तो ये याद रख लेंगे। ये इसकी कैपेसिटी लगभग कितनी है? इसकी कैपेसिटी 20.3% है। महाराष्ट्र कितनी दे रहा है? 11.8%। ये गुजरात कितना है? तो 10.5%। कर्नाटक कितना है? तो 9.8%। ये याद रख लेंगे। सबसे ज़्यादा राजस्थान। भारत का पहला समर्पित पनडुब्बी परमाणु पनडुब्बी बेस कौन सा है? तो भारत का पहला समर्पित परमाणु पनडुब्बी बेस कौन सा है? INS वर्षा। ये 3 स्टार का लगा लीजिएगा, 3 स्टार का सवाल है। भारत का पहला समर्पित परमाणु पनडुब्बी बेस ये कौन है? INS वर्षा। कहीं है INS वर्षा, INS वर्षा। करें स्वदेशी ट्रेन एयरक्राफ्ट तकनीक का शुभारंभ किसने किया? स्वदेशी ट्रेन एयरक्राफ्ट तकनीक का ये किसने किया? स्वदेशी ट्रेनर एयरक्राफ्ट। ठीक है, तो ये किसने किया है? तो इसको किया है केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने सी वाला आंसर सही हो जाएगा। 157 नंबर पे इस स्वदेशी प्रशिक्षण विमान का नाम क्या है? तो इस स्वदेशी प्रशिक्षण विमान का नाम बताना है, ये क्या है? तो इस स्वदेशी प्रशिक्षण विमान का जो नाम है उसका नाम है हंसा 3। याद रखिएगा, हंसा 3NG। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। कह रहे हैं INS अरिधमान किस परियोजना के तहत बनाया गया है? INS अरिधमान। तो याद रखिए INS अरिधमान है वो किस परियोजना के तहत ये बनाया गया है? तो ये एडवांस टेक्नोलॉजी बेसल के मतलब परियोजना के तहत बनाया गया है। किसमें? एडवांस टेक्नोलॉजी बेसल परियोजना के तहत। INSV तरडी ने हाल ही में नाविका सागर सेकंड अभियान का चौथा चरण कहाँ पूरा किया? तो इसका चौथा चरण कहाँ पूरा किया है ये बताना है। तो ये कहाँ पर पूरा किया है? केप टाउन में पूरा किया है। याद रखें कहाँ पर? केप टाउन में। इस परियोजना की शुरुआत कब और कहाँ से हुई? तो इस परियोजना की शुरुआत कब और कहाँ से हुई? तो इस परियोजना की शुरुआत हुई है 2 अक्टूबर 2024 को गोवा से। तो याद रखेंगे 2 अक्टूबर 2024 गोवा से हुई है इस परियोजना की शुरुआत। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत का कुल रक्षा निर्यात कितना रहा? तो भारत का कुल रक्षा निर्यात कितना रहा? तो भारत का कुल रक्षा निर्यात 23,622 करोड़ रुपए रहा। कितना? 23,622 करोड़ रुपए। यहाँ पर देखते हैं यह निर्यात वित्त वर्ष 2023-24 की तुलना में कितना अधिक रहा? तो यह निर्यात वित्त वर्ष 2023-24 की तुलना में कितना अधिक रहा? तो ये 12.04% ये अधिक रहा। यहाँ देखते हैं क्या करें। भारत ने रक्षा निर्यात के लिए कौन सा दीर्घकालिक लक्ष्य निर्धारित किया है? मतलब व्हाट इज द इंडिया लॉन्ग टर्म डिफेंस एक्सपोर्ट टारगेट किया है ये बताना है। तो यहाँ पर 2029 तक 50,000 करोड़ रुपए का लक्ष्य निर्धारित किया है। ठीक है, तो 2029 तक 50,000 करोड़ रुपए। देखते हैं क्या करा। टाइगर ट्रंप अभ्यास किन 2 देशों के बीच होता है? टाइगर ट्रंप अभ्यास ये अभ्यास कब से कब चला? तो ये अभ्यास चला 1 से 13 अप्रैल के बीच में चला। ठीक है, तो 1 से 13 अप्रैल के बीच में ये टाइगर ट्रंप अभ्यास चला। ये भारत और अमेरिका के बीच में ये अभ्यास था। किसको? भारत और अमेरिका के बीच में, इंडिया और USA के बीच में। भारत का पहला स्वदेशी MRI स्कैनर कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो भारत का पहला स्वदेशी MRI स्कैनर कहाँ पर? एम्स नई दिल्ली में स्थापित किया जाएगा। कहाँ पर? एम्स नई दिल्ली में। इस MRI स्कैनर का निर्माण किस संस्था ने किया है? तो इस MRI संस्था ये स्कैनर का निर्माण समीर ने किया है। ठीक है, सोसाइटी फॉर अप्लाइड माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड रिसर्च ने किया है, ये याद रख लेंगे। 166 नंबर का हाल ही में शुरू की गई
NIDAR पहल किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो ये किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है? ये इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा। ठीक है। निदार पूर्ण रूप क्या है? तो याद रखिएगा, NIDAR का पूर्ण रूप क्या है? नेशनल इनोवेशन चैलेंज फॉर ड्रोन एप्लीकेशन एंड रिसर्च। नेशनल इनोवेशन चैलेंज फॉर ड्रोन एप्लीकेशन एंड रिसर्च इसका पूर्ण रूप है निदार का। करें, कोल्लम केरल में खोजी गई एक नई शैवाल प्रजाति का नाम क्या है? तो केरल के कोल्लम में जो खोजी गई नई शैवाल प्रजाति है वो मीठे पानी की शैवाल है। उसका नाम क्या है? तो इसका नाम क्या है? सीथिया रोसेमेलेसिनेसिया। याद रखिएगा, इसका यही नाम है। ठीक है। अब यहाँ देखिए, वैश्विक ऊर्जा समीक्षा 2025 किस संस्था द्वारा जारी किया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के द्वारा जारी किया गया है। वैश्विक ऊर्जा समीक्षा 2025 किसके द्वारा? अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के द्वारा जारी किया गया है। कह रहे हैं, वर्ष 2024 में वैश्विक ऊर्जा की मांग कितनी वृद्धि की गई है? वर्ष 2024 में वैश्विक ऊर्जा मांग में कितनी % वृद्धि की गई है? 2.2% की वृद्धि की गई है। उभरती और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं का वैश्विक ऊर्जा मांग वृद्धि में कितना योगदान रहा? तो ये बताइए, वैश्विक ऊर्जा मांग में कितना योगदान रहा इमर्जिंग इकोनॉमिक में? तो याद रखिएगा, यहाँ पर 80% का योगदान रहा। कितने % का? 80% का योगदान रहा। वर्ष 2024 में नवीकरणीय ऊर्जा में कितनी रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज की गई? वर्ष 2024 में नवीकरण ऊर्जा में कितनी रिकॉर्ड वृद्धि? तो 700 गीगावाट की रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज की गई है। भारत का पहला चिड़ियाघर जिसने हिमालयी जीवों के DNA सैंपल संरक्षित किए। तो भारत का पहला चिड़ियाघर जिसने हिमालयी जीवों के DNA सैंपल संरक्षित किए, उसका नाम क्या है? पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क है। तो उसका क्या नाम है? पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क उसका नाम है, जो दार्जिलिंग में है। करें, संयुक्त राष्ट्र विश्व जल विकास रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? तो संयुक्त राष्ट्र विश्व जल विकास रिपोर्ट किसके द्वारा? UN वाटर द्वारा यूनेस्को द्वारा जारी किया जाता है। किसके द्वारा? UN वाटर की ओर से यूनेस्को द्वारा जारी किया जाता है। करें, वर्ष 2025 की विश्व जल विकास रिपोर्ट का विषय क्या था? याद रखिए, किसका? वर्ष 2025 की विश्व जल विकास रिपोर्ट का विषय, इसका विषय था पर्वत और ग्लेशियर वाटर टावर्स। क्या था? पर्वत और ग्लेशियर वाटर टावर्स इसका विषय था। 2025 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस रूप में घोषित किया? तो 2025 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस रूप में घोषित किया? तो ग्लेशियरों के संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में इन्होंने घोषित किया। किसको? ग्लेशियर जो होते हैं उनका अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2025 को। बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 स्टार लगाइएगा इस क्वेश्चन को। करें, मीठे पानी की सर्वाधिक निकासी किस क्षेत्र में होती है? तो मीठे पानी की जो सर्वाधिक निकासी किस क्षेत्र में होती है? ये कृषि क्षेत्र में होती है। देखते नहीं लोग, वो समरसेबल करवा लेते हैं या ट्यूबवेल है, नलकूप वाला जो होता है, उससे रात भर सिंचाई करते हैं। ठीक है, जो कि हमारे यहाँ किसान हैं उनकी ज़रूरत है, लेकिन कुछ इन्वायरमेंट भी होता है, क्योंकि ये अगर स्प्रिंकल सिंचाई करें तो उसमें थोड़ा सा पानी का बहुत बचत होता है। मतलब थोड़ा सा ही नहीं, बहुत ज़्यादा बचत हो जाता है। तो किसानों को क्या सोचना चाहिए? क्योंकि यहाँ पर जो हमारे यहाँ किसान ट्रेडिशनल सिंचाई होती है, वो तो यहाँ तक मान लीजिए, यहाँ पौधा, यहाँ पानी पहुँच जा रहा है, लेकिन जो जहाँ पौधा नहीं है वहाँ भी पानी सब पहुँच जा रहा है, जिससे क्या हो जा रहा है? पानी की थोड़ी सी ज़्यादा वेस्ट हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए, मीठे पानी की सर्वाधिक निकासी किस क्षेत्र में होती है? कृषि क्षेत्र में सबसे ज़्यादा होती है। क्या कृषि के बाद ताजेपन की सबसे अधिक खपत किस उद्योग में होता है? तो कृषि के बाद ताजे उद्योग का सबसे ज़्यादा खपत उद्योग में होता है और घरेलू उपयोग में होता है। 13% उद्योग में होता है और ये 13% घरेलू उपयोग में होता है और ये 15% उद्योग में होता है। और हम उसमें कृषि में कितना होता है? 72%। देखिए, इसके बहुत ज़्यादा, इससे उद्योग और घरेलू उपयोग से बहुत ज़्यादा है। तो ताज़े पानी की खपत सबसे ज़्यादा कहाँ हो रहा है? कृषि क्षेत्र में हो रहा है, याद रखेंगे। DRDO और भारतीय नौसेना ने किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है?
तो उन्होंने कौन सी मिसाइल का, तो VLSRSAM मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। इसका पूर्ण रूप क्या होता है, इसका पूर्ण रूप होता है वर्टिकली लॉन्च्ड, ठीक है, वर्टिकली लॉन्च्ड शॉर्ट रेंज। अब देखिए सबसे ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है जो आगे लिखने जा रहा हूँ, सरफेस टू एयर मिसाइल, बहुत इंपॉर्टेंट है, सरफेस टू एयर मिसाइल। क्योंकि अभी पेपर जो आपका पीसीएस का हुआ था उसमें यही पूछा था कि कोई दे दिया गया था, कोई ये मिसाइल बोला गया था ये सरफेस टू सरफेस है कि सरफेस टू एयर है। तो VLSRSAM किस प्रकार की मिसाइल है, सरफेस टू एयर मिसाइल है, याद रख लेंगे ये किस प्रकार की, सरफेस टू एयर मिसाइल है। यह मिसाइल का परीक्षण कहाँ किया गया, तो इस मिसाइल का परीक्षण कहाँ किया गया, तो ITR चांदीपुर उड़ीसा, एकीकृत प्रशिक्षण केंद्र जो ITR है वो उड़ीसा में किया गया। तो याद रख लेंगे ये एकीकृत परीक्षण रेंज उड़ीसा में किया गया, तो ये उड़ीसा याद रख लेंगे। करें ये सॉरी यहाँ पर बालासोर ने चांदीपुर उड़ीसा, ठीक है, तो चांदीपुर उड़ीसा में किया गया। भारत और फ्रांस के बीच नौसैनिक अभ्यास वरुण 2025 कहाँ आयोजित हुआ, तो भारत और फ्रांस के बीच वरुण कहाँ आयोजित हुआ, अरब सागर में, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लेंगे, ठीक है। ये कब से कब आयोजित हुआ, तो ये 19 से 22 मार्च 2025 के मध्य ये आयोजित हुआ, 19 से 22 मार्च, ठीक है, 3 दिन चला था। ये देखिए गोवा शिपयार्ड द्वारा निर्मित क्रिवाक श्रेणी का युद्धपोत कौन सा है, तो गोवा शिपयार्ड द्वारा निर्मित क्रिवाक श्रेणी का युद्धपोत, उसका नाम है तवस्या, तवस्या नाम है, याद रख लेंगे किसका है, तवस्या। सुनीता विलियम्स के साथ लौटने वाले अंतरिक्ष यात्रियों में कौन शामिल था, तो सुनीता विलियम्स के साथ लौटने वाले अंतरिक्ष यात्रियों में कौन सम्मिलित था, तो ये सम्मिलित थे, यहाँ पे आपके 3 लोग थे, यहाँ पर नाम पहला मैं लिख देता हूँ, बुच बिलमोर, ठीक है, तो बुच बिलमोर थे, ये कहाँ के थे, ये USA के थे। एक निक हेग थे, निक हेग, ये कहाँ के थे, ये भी USA के हैं। और एक अलेक्जेंडर गोर्बिनो हैं, ठीक है, तो अलेक्सांद्र है, अलेक्जेंडर नहीं, अलेक्सांद्र और गोबुरनोव, ठीक है, ये हैं, ये कहाँ के हैं, ये रसिया के हैं, ठीक है, रसिया के हैं। तो बुच बिलमोर हैं, निक हेग है, अलेक्सांद्र गोर्बिनो है, ये जो सुनीता विलियम के साथ ये जो अंतरिक्ष यात्री थे ये भारत वापस मतलब सॉरी पृथ्वी पर वापस आए थे। बुच बिलमोर, निक हेग और अलेक्सांद्र गोर्बिनो, तीनों लोग का नाम याद रखिएगा। कैसे कैसे याद रखिएगा, से एक लोग का बुच याद रख लेगा, एक का निक याद रख लेगा, एक गोर्बुनो, ठीक है, तीनों याद रखिए, बुच निक गोर्बुनो, तो यही तीनों याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते क्या कह रहे हैं, सुनीता विलियम्स कितने दिन तक अंतरिक्ष के रहने के बाद भारत मतलब सॉरी पृथ्वी पर लौटी है, तो सुनीता विलियम कितने समय तक अंतरिक्ष में रहने के बाद वापस लौटी है, तो 286 दिन आपके अंतरिक्ष में ये बिताई थी, इसके बाद यहाँ पर पृथ्वी पर आई थी। यहाँ करें सुनीता विलियम ने पृथ्वी की कितनी प्रक्रियाएं पूरा की, मतलब परिक्रमा पूरा की, मतलब ऐसे ऐसे पृथ्वी की, तो 4576 परिक्रमा पूरी किया, ठीक है, किसने, सुनीता विलियम ने, ठीक है, तो पूरी परिक्रमा कितना लगा दिए, 4576 परिक्रमा लगा दिए। चंद्रयान 5 मिशन की मंजूरी की घोषणा किसने किया, तो चंद्रयान 5 मिशन की मंजूरी की घोषणा किसने किया, ये बी नारायण। अब पूछेंगे ये बी नारायण कौन है, तो ये वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष है, याद रख लेंगे, इसरो के कौन से वर्तमान अध्यक्ष, बी नारायण है, इन्होंने चंद्रयान 5 मिशन के मंजूरी की घोषणा की। चंद्रयान 5 मिशन में भारत का सहयोगी देश कौन सा होगा, चंद्रयान 5 मिशन में भारत का सहयोगी देश जापान होगा। अब मान लीजिए जब जापान सहयोगी देश है, इसका मतलब आप 100% मान के चलिए ये मिशन सक्सेस होगा, क्योंकि जापान की टेक्नोलॉजी किसी अन्य देश की टेक्नोलॉजी से बहुत आगे है, ठीक है, जापान की टेक्नोलॉजी विश्व की कोई ऐसा देश नहीं है जो इसको बीट कर सकता है। तो ये आप एकदम आप मतलब निश्चिंत हो जाइए कि हमारा चंद्रयान 5 मिशन क्या है वो सफल हो जाएगा, ठीक है, मतलब सफल ही हो जाएगा, ये एकदम 100% मान के चलिए। तो चंद्रयान 5 मिशन का सहयोगी देश कौन सा है, ये जापान है। अब देखिए उत्तर भारत की पहली परमाणु परियोजना कहाँ स्थापित की जा रही है,
उत्तर भारत की पहली परमाणु योजना कहाँ पर? गोरखपुर हरियाणा में आयोजित किया जा रहा है, याद रखेंगे, गोरखपुर हरियाणा में। आप करें अश्विनी रडार किस संगठन का विकसित किया गया है? तो अश्विनी जो रडार है किस संगठन द्वारा विकसित किया गया है, ये बताना है। तो ये भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ठीक है। तो वेल है यहाँ पर, डीआरडीओ और एलईडी यहाँ पर है, तो याद रखेंगे यहाँ डीआरडीओ होगा, और एलआरडीआई, एलआरडी मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स और रडार विकास प्रतिष्ठान, तो ये आपका सी वाला सही होगा। अश्विनी रडार के लिए रक्षा मंत्रालय ने किस कंपनी से अनुबंध किया है? तो अश्विनी रडार के लिए रक्षा मंत्रालय ने ये वेल के साथ अनुबंध किया है, याद रखेंगे, किसके साथ? वेल के साथ अनुबंध किया है, ठीक है। यहाँ पर ये बी वाला आंसर सही होगा, यहाँ सी वाला इधर हो गया है, ठीक है, लासन टेबो नहीं हुआ, वेल, ठीक है। तो VAL इसी के साथ अनुबंध किया है अश्विनी रडार के लिए। भारत का 58वां टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो माधव टाइगर रिजर्व जो है भारत का 58वां टाइगर रिजर्व है। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 किसके द्वारा जारी की गई? तो विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 किसके द्वारा? AQI के द्वारा जारी किया गया है। किसके द्वारा? AQI। वर्ष 2024 में सबसे अधिक प्रदूषित महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व में सबसे अधिक प्रदूषित महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप सबसे ज़्यादा प्रदूषित है। आप पूछेंगे सबसे कम प्रदूषित महाद्वीप कौन सा है? तो ओशनिया महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया के इधर वाला जो एरिया पड़ता है, ये वाला जैसे ऑस्ट्रेलिया, ये इस साइड का एरिया जो है ओशनिया, तो ये है आपका सबसे कम प्रदूषित। करें विश्व का सबसे प्रदूषित देश कौन सा है? तो विश्व का सबसे प्रदूषित देश है बांग्लादेश। पहले पे बांग्लादेश है, दूसरे पे आपका पाकिस्तान है, और तीसरे पे आपका भारत है, ठीक है। यही 3 देश हैं, ये सबसे ज़्यादा प्रदूषित देश हैं। मतलब कौन सा सबसे ज़्यादा? पर ये बेटा सबसे ज़्यादा प्रदूषित है, उसके बाद इसके बेटा के इसके जो पिताजी हैं पाकिस्तान ये हैं, इसके दादाजी जो हैं ये तीसरे नंबर पे आते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, बांग्लादेश, पाकिस्तान, भारत, यही 3 सबसे ज़्यादा प्रदूषित देश हैं यहाँ पर। वर्ष 2024 में विश्व का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है यहाँ पर? तो सबसे प्रदूषित शहर कौन सी है? नई दिल्ली सबसे प्रदूषित शहर है। वर्ष 2024 में नई दिल्ली के बाद सबसे अधिक प्रदूषित शहर कौन से थे? तो ये 2024 में नई दिल्ली के बाद सबसे प्रदूषित, तो नई दिल्ली के बाद दूसरे नंबर पर ग्रेटर नोएडा आता है, तीसरे नंबर पर नोएडा आता है, और गाजियाबाद आता है। तो हमारे देखिए, जहाँ पर हमारे देश के मतलब सबसे सुप्रीम लीडर रहते हैं, वो सबसे प्रदूषित शहर है। देख रहे हैं, विश्व का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? वो नई दिल्ली। सोचिए, जब हमारे जो लीडर हैं जहाँ पर रहते हैं वो नहीं साफ कर पा रहे हैं, तो बाहर का जो जो नहीं, जहाँ पर नहीं रहते हैं, जहाँ पर उनकी पहुँच नहीं है, वहाँ कैसे साफ करेंगे? तो सबसे गंदा कौन होगा? हमारे लीडर ही, जहाँ रह रहे हैं वही नहीं साफ कर पा रहे हैं, ठीक है। तो ये देखिए, उनके पास पूरी अथॉरिटी है, हर चीज़ उनके पास है, सिर्फ पूरी मशीनरी, पूरी प्रशासन व्यवस्था सही उन्हीं के पास है, लेकिन तब भी क्या होता है, सबसे प्रदूषित शहर का तमगा लगा के बैठे हैं और गर्व से कह रहे हैं हम सबसे प्रदूषित जगह पर रह रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय रोमानी दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय रोमानी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 8 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है। यहाँ पर किसी एक सरकार की बात नहीं करें, वो चाहे जो सरकार हो, चाहे जो नेता हो, वहाँ पर कोई एक लीडर नहीं बैठता है, वहाँ हर सभी मतलब पार्टियों के नेता बैठते हैं, लेकिन किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे प्रदूषित रहे या ना रहे। करें किस प्रसिद्ध लोक नृत्य कलाकार का 92 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो बताइए कौन सा ऐसा कलाकार है? तो ये पद्म श्री राम सहाय पांडे, इनकी मृत्यु हो गई। ये कहाँ से? मध्य प्रदेश से थे। जस्टिस अरुण पल्ली को किस उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया? अरुण पल्ली, तो इनको जम्मू और कश्मीर और लद्दाख का क्या किया गया है? मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। जम्मू और कश्मीर और लद्दाख दोनों जगह का। जॉन एंड पॉल ए लव स्टोरी इन सॉन्ग पुस्तक के लेखक कौन हैं? जॉन एंड पॉल ए लव स्टोरी पुस्तक के लेखक कौन से हैं, ये बताना है। तो इयान लेस्सी इसके लेखक है। कौन है? इयान लेस्सी। भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? तो रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर कौन है? डॉक्टर पूनम गुप्ता, रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर। पेंशन निधि विनियामक और प्राधिकरण
विकास प्राधिकरण PFRDA का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किसको नियुक्त किया गया? शिव सुब्रमण्यम रमन को नियुक्त किया गया। किसको? शिव सुब्रमण्यम रमन को। यहाँ पर IMF की उद्यमिता और विकास सलाहकार परिषद में किस भारतीय को शामिल किया गया है? तो IMF की उद्यमिता और विकास सलाहकार परिषद में किस भारतीय को शामिल किया गया है? तो ये N चंद्रशेखरन को शामिल किया गया है, जो अभी क्या है टाटा ग्रुप के अध्यक्ष हैं, इन्हीं को शामिल किया गया है। कह रहे हैं उत्तर प्रदेश के अनमोल रत्न पुरस्कार 2025 किसे सम्मानित किया गया है? उत्तर प्रदेश का अनमोल रत्न पुरस्कार निखिल सिंघल को सम्मानित किया गया। नोएडा हाई राइज फेडरेशन के अध्यक्ष हैं निखिल सिंघल। निखिल सिंघल किस कंपनी के अध्यक्ष हैं? तो ये याद रख लेंगे किस कंपनी के संस्थापक हैं। तो ये किस कंपनी के संस्थापक? बिगोर मीडिया वर्ल्ड वाइड के संस्थापक हैं, बिगोर मीडिया वर्ल्ड वाइड। कह रहे हैं द ग्रेट कॉन्सिलेटर पुस्तक किसने लिखी है? तो ग्रेट कॉन्सिलेटर पुस्तक किसने लिखी है? तो ये संजीव चोपड़ा ने लिखा है, याद रख लेंगे किसने? संजीव चोपड़ा ने। यहाँ पर देखते हैं, कह रहे कॉमनवेल्थ की 7वीं महिला कौन बनी है? 7वीं महासचिव कौन बनी? कॉमनवेल्थ की 7वीं महासचिव कौन बनी है? तो कॉमनवेल्थ की 7वीं महिला सिल्ली बोचवे बनी है। ठीक है, यहाँ पर आंसर भी आपका आ गया है। ठीक है, शायद मिटा नहीं है। द अनडाइंग लाइट पुस्तक के लेखक कौन है? द अनडाइंग लाइट पुस्तक के लेखक गोपाल कृष्ण गांधी हैं, ये याद रख लेंगे। यहाँ पर देखते हैं, ये वाला बताइए। 90 की उम्र में किस अमेरिकी अभिनेता का निधन हो गया? तो 90 की उम्र में किस अमेरिकी अभिनेता का निधन हो गया? रिचर्ड चैम्बरलेन का निधन हो गया। याद रखिए किसका? रिचर्ड चैम्बरलेन का। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ का अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 की थीम क्या थी? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, तो इसकी थीम थी एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग, इसकी थीम थी। सी वाला आंसर सही है। यहाँ क्या करें नेहरू फर्स्ट रिकॉर्ड पुस्तक के लेखक कौन से हैं? नेहरूज फर्स्ट रिकॉर्ड्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये कौन है? कलोल भट्टाचार्य है, याद रखें कौन है? कलोल भट्टाचार्य। यहाँ देखिए, करें माई हेड फॉर ए ट्री पुस्तक के लेखक कौन है? माई हेड फॉर ए ट्री पुस्तक के लेखक कौन है? इसका पूरा नाम है माई हेड फॉर ए ट्री, माई हेड फॉर ए ट्री द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टोरी ऑफ द बिश्नोई द वर्ल्ड फर्स्ट इको वॉरियर्स। ठीक है, मतलब बहुत बड़ा है, लेकिन इतना याद रखिएगा, माई हेड फॉर ए ट्री द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टोरी ऑफ द बिश्नोई। इसके पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके पुस्तक के लेखक मार्टिन गुडमैन है। कौन है? मार्टिन गुडमैन। यहाँ देखते हैं, रेथनिंग किंग वर्क पुस्तक के लेखक कौन से हैं? ठीक है, रीथिकिंग वर्क पुस्तक के लेखक है रिशद टोबैको वाला, याद रखेंगे रिशद टोबैको वाला, ये इसके लेखक हैं। करें द पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेटाइजेशन इन इंडिया, द पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेटाइजेशन इन इंडिया पुस्तक की लेखक कौन है, ये बताना है। तो ये कौन है? शीला दुबे हैं। सार्वभौमिक अंगीकरण दिवस कब मनाया जाता है? तो सार्वभौमिक अंगीकरण दिवस कब मनाया जाता है? यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस दिवस, तो ये 28 मार्च को मनाया जाता है, याद रखेंगे। कहें शीर्ष भारतीय व्यक्ति पेटेंट श्रेणी विजेता कौन है? शीर्ष भारतीय व्यक्ति पेटेंट श्रेणी, तो शीर्ष भारतीय व्यक्ति पेटेंट श्रेणी में मतलब राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार 2024 में शीर्ष भारतीय व्यक्ति पेटेंट श्रेणी तो सिदम्पा धराने और डॉक्टर स्वागतिका पांडा। ठीक है, ये हैं, याद रख लेंगे। ये महिला श्रेणी हैं और ये क्या हैं? ये पुरुष श्रेणी हैं, तो दोनों का याद रख लेंगे। शीर्ष भारतीय अकादमिक संस्थान पेटेंट श्रेणी किसे पुरस्कार मिला है? अकादमिक संस्थान में, तो अकादमिक संस्थान में किसको मिला है? IIT कानपुर को मिला है, याद रखेंगे। शीर्ष भारतीय व्यक्ति डिजाइनर श्रेणी में किसे सम्मानित किया गया है? तो शीर्ष भारतीय व्यक्ति डिजाइनर श्रेणी में डॉक्टर अनुषा P, ठीक है, इनको सम्मानित किया गया है। शीर्ष भारतीय MSME पेटेंट श्रेणी का पुरस्कार किसे मिला है? शीर्ष भारतीय MSME पेटेंट श्रेणी का पुरस्कार किसको मिला? तो किसको मिला? पश्चिम बंगाल केमिकल इंडस्ट्री लिमिटेड को मिला। शीर्ष स्टार्टअप IP फिलिंग श्रेणी का विजेता कौन है?
तो शीर्ष स्टार्टअप आईपी श्रेणी फिल्म का विजेता कौन सा है? तो ये आपका है, तो इसका आंसर होगा न्यूमर्स मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड, बी वाला आंसर सही होगा। वर्ष 2025 का एबल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? 2025 का एबल पुरस्कार 3 स्टार लगाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये किसको मिला है? मसाकी काशीवारा को, मसाकी काशीवारा, यहाँ काशीवारा होगा यहाँ, ठीक है। तो मसाकी होगा, मसाकी वारा को मिला है। ये कहाँ की है? मसाकी काशीवारा, मसाकी काशीवारा हाँ, कहाँ की है? ये जापान की है, याद रखिएगा। एबल पुरस्कार 2025 इन्हीं को मिला है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या क्वेश्चन है। हमारा क्वेश्चन नेक्स्ट का रहा है, संगीत कलानिधि पुरस्कार 2025 किसे मिला है? तो संगीत कलानिधि पुरस्कार किसे मिला है? RK श्री राम कुमार को मिला है। ये क्या है? ये वायलिन वादक हैं। क्या है? वायलिन वादक हैं। करें नृत्य कलानिधि पुरस्कार 2025 के लिए किसे चुना गया? नृत्य कलानिधि, पहले संगीत कलानिधि, यहाँ देखिए 2 वर्ड हैं। एक संगीत कलानिधि RK श्री राम कुमार को चुना गया, यहाँ पर क्या कर रहा है? नृत्य कलानिधि। तो ये किसको चुना गया है? उर्मिला सत्यनारायण को चुना गया है। किसको? उर्मिला सत्यनारायण को, बी वाला आंसर सही हो जाएगा। यहाँ 2025 के लिए क्रिएटिक्स चॉइस अवार्ड में बेस्ट डायरेक्टर का पुरस्कार किसको मिला है? तो बेस्ट डायरेक्टर का फराज अली को मिला है। ये कौन सा मूवी था? ये ओबुर मूवी था। यहाँ पर देखते हैं फीचर फिल्म कैटेगरी में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसको मिला है? तो फीचर फिल्म कैटेगरी में बेस्ट फिल्म का ऑल वी इमेजिन एज लाइट को मिला है। करें पायल कपाड़िया को किस फिल्म के लिए बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है? तो बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड पायल कपाड़िया को ऑल वी इमेजिन एज लाइट के लिए मिला है। बेस्ट एक्टर का पुरस्कार किसको मिला है? तो बेस्ट एक्टर का दर्शना राजेंद्रन को मिला है। बेस्ट एक्टर का पुरस्कार किसको मिला है? ये एक्टर का दिलजीत दोसांझ को मिला है, ठीक है। बेस्ट एक्टर का दिलजीत दोसांझ को मिला है अमर सिंह चमकीला फिल्म के लिए। लेकिन एक्ट्रेस जो हम बता रहे थे, एक्ट्रेस के लिए किसको मिला? दर्शना राजेंद्र को मिला है। तो दर्शना राजेंद्रन को मिला है ये बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड। अंतर्राष्ट्रीय अजन्मा शिशु दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 25 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय अजन्मा इंटरनेशनल अनबॉर्न चाइल्ड डे ऑब्जर्व 25 मार्च को मनाया जाता है। मार्च ऑफ ग्लोरी पुस्तक किस खेल से संबंधित है? तो मार्च ऑफ ग्लोरी पुस्तक किस खेल से संबंधित है? तो ये हॉकी से संबंधित है। इस पुस्तक का पूरा नाम है मार्च ऑफ ग्लोरी द स्टोरी ऑफ इंडियाज 1975 वर्ल्ड कप हॉकी ट्रम्फ है इस पुस्तक का नाम है। इसको लिखा किसने है? इसको लेखक हैं KR मुगमन और एरोल डी क्रूज, इसके लेखक हैं। हॉकी ये संबंधित है। करें मार्च ऑफ ग्लोरी पुस्तक के लेखक कौन है? KR मुगमन और एरोल डी क्रूज इसके लेखक हैं। NIIT विश्वविद्यालय के कुलाधिपति कौन नियुक्त हुए हैं? NIIT विश्वविद्यालय के चांसलर कौन नियुक्त हुए हैं? ये अमिताभ कांत, याद रखिएगा, नीति आयोग के पूर्व CEO थे। तो NIIT विश्वविद्यालय के कुलाधिपति अमिताभ कांत है। करें वाइल्ड फिक्शन एस्से पुस्तक किसने लिखी है? वाइल्ड फिक्शन एस्से इसको अमिताभ घोष ने लिखी है। अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है, स्टार लगाइएगा। अमिताभ घोष की पुस्तक पूछता है। करें मेटा 2025 में सर्वश्रेष्ठ नाटक का पुरस्कार किसको मिला है? तो मेटा 2025 में मुख्य भूमिका में सर्वश्रेष्ठ नाटक का पुरस्कार, याद रखिएगा, सर्वश्रेष्ठ नाटक का पुरस्कार किसको मिला है? तो ये कौन सा है? निस्सांगो ईश्वर, बंगाली ये पुस्तक है, ये याद रखिएगा। इसी नाटक के लिए ये नाटक है, बंगाली में नाटक है निस्सांगो ईश्वर। मेटा 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसको मिला है? तो सुमन साहा को मिला है, याद रखिएगा, सुमन साहा को मिला है। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2025 किसको मिला है? तो महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2025 किसको मिला है? प्रसिद्ध मूर्तिकार राम सुतार को। तो याद रखिएगा, राम सुतार को मिला है महाराष्ट्र भूषण 2025 पुरस्कार। यूके हाउस ऑफ कॉमन्स में किस भारतीय अभिनेता को सम्मानित किया गया है? यूके ऑफ हाउस कॉमन्स में किस भारतीय अभिनेता को सम्मानित किया गया है? तो ये किसको सम्मानित किया गया है? चिरंजीवी को सम्मानित किया गया है।
ईवाई एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार किसको मिला है? तो ये नितिन कामत को मिला है, ये याद रखेंगे। ईवाई लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला है? तो ईवाई लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला है? के बी कामत को मिला है, याद रखेंगे। किसको? के बी कामत को। ईवाई स्पेशल जूरी अवार्ड किसको मिला है? ईवाई स्पेशल जूरी अवार्ड किसको मिला है? डॉक्टर एस सोमनाथ, इसरो के पूर्व अध्यक्ष थे, इन्हीं को मिला है, याद रख लेंगे, डॉक्टर एस सोमनाथ। 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 किसको दिया गया है? तो 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 विनोद कुमार शुक्ल को दिया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत ने विश्व बॉक्सिंग कप 2025 में कितने पदक जीते? भारत ने विश्व बॉक्सिंग कप 2025 में कितने पदक जीते, ये बताना है। तो ये किसने? तो इसमें 6 पदक जीते। भारत ने कितने पदक जीते थे? 6 पदक जीते थे, याद रख लेंगे। इसमें एक स्वर्ण था, एक रजत था, एक कांस्य था, 4 कांस्य था, ये याद रख लेंगे। यहाँ करें भारत के लिए स्वर्ण पदक किसने जीता? तो भारत के लिए स्वर्ण पदक किसने जीता, ये बताना है। तो भारत के लिए स्वर्ण पदक किसने जीता है? यहाँ पर हितेश गुलिया ने स्वर्ण पदक जीता है। विनोद कुमार शुक्ल ने निम्न में से कौन से उपन्यास है? तो विनोद कुमार शुक्ल का निम्न में से कौन सा उपन्यास है? तो जिनको अभी क्या हुआ है, अभी 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। ठीक है, बीच में 2 क्वेश्चन आपका खेल का आ गया था, तो यहाँ पर से फिर देखते हैं। विनोद कुमार शुक्ल को निम्न में से कौन सा उपन्यास मिला है, मतलब उनका कौन सा उपन्यास है? तो इनके उपन्यास का नाम है नौकर की कमीज, दीवार में एक खिड़की रहती थी, दीवार में एक खिड़की रहती थी, और खिलेगा तो दिखेंगे। तो याद रखिएगा, खिलेगा तो देखेंगे, याद, ये तीनों है उपरोक्त सभी वाला। इन्हीं को 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। और किस भाषा के लिए मिला है? ये हिंदी भाषा के लिए मिला है, ये भी याद रख लेंगे। हिंदी भाषा के लिए 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है किसको? विनोद कुमार शुक्ल जी को। ठीक है। स्टम्प लाइफ बिहाइंड एंड बियॉन्ड द 22 यार्ड्स किसकी आत्मकथा है? तो ये एक सैयद किरमानी की आत्मकथा है। किसकी आत्मकथा? सैयद किरमानी की। नालंदा हाउ इट चेंज द वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन है? तो नालंदा हाउ इट चेंज पुस्तक के लेखक कौन से हैं, ये बताना है। तो ये कौन है? तो ये अभय के हैं, तो याद रखिएगा अभय के हैं। 2025 का होलबर्ग पुरस्कार किसको मिला है? तो ये किसको मिला है? गायत्री चक्रवर्ती स्पिवाक को मिला है। मार्च 2025 में फिट इंडिया आइकॉन के रूप में किस बॉलीवुड अभिनेता को नामित किया गया है? तो बताइए, मार्च 2025 में फिट इंडिया आइकॉन के रूप में किस बॉलीवुड अभिनेता को नामित किया गया है? तो ये आयुष्मान खुराना को नामित किया गया है। लियो द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ चेन्नई सुपर किंग पुस्तक के लेखक कौन है? लियो द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ चेन्नई सुपर किंग पुस्तक के लेखक कौन से हैं? पी.एस. रमन हैं। कौन है? पी.एस. रमन हैं। यहाँ करें 19वें रामनाथ गोयनका पत्रकारिता पुरस्कार 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? तो 19वें रामनाथ गोयनका पत्रकारिता पुरस्कार 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये कहाँ हुआ? ये नई दिल्ली में हुआ, ये याद रखेंगे। प्रिंट श्रेणी में हिंदी पत्रकारिता का पुरस्कार किसे मिला है? प्रिंट श्रेणी में हिंदी पत्रकारिता का पुरस्कार मृदुला का झा को मिला है। खेल पत्रकारिता प्रिंट श्रेणी में पुरस्कार किसको मिला है? तो खेल पत्रकारिता में प्रिंट श्रेणी में पुरस्कार किसको मिला है? शहाब अली और अमरनाथ कश्यप को मिला है, याद रखेंगे। ठीक है, शहाब अली और अमरनाथ कश्यप। यहाँ क्या करें, फोटो पत्रकारिता प्रिंट श्रेणी में पुरस्कार किससे दिया गया है? तो ये बताइए, फोटो पत्रकारिता प्रिंट श्रेणी में पुरस्कार किसको दिया गया है? तो फोटो पत्रकारिता प्रिंट श्रेणी में पी रवि कुमार को दिया गया है। किसको? पी रवि कुमार को दिया गया है। करें प्रसारण श्रेणी में हिंदी पत्रकारिता के लिए किसे सम्मानित किया गया है? तो प्रसारण श्रेणी में हिंदी पत्रकारिता के लिए सिद्धांत मोहन दी लंदन टॉप के हैं, सिद्धांत मोहन। ठीक है, दी लंदन टॉप के ये एडिटर हैं, इन्हीं को दिया गया है, मतलब ये पत्रकारिता करते हैं। खोजी पत्रकारिता प्रसारण श्रेणी में किसको मिला है? तो खोजी पत्रकारिता में किसको मिला है? तो ये किसको मिला? अनुराग दौरी एनडीटीवी इंडिया के हैं। तो अनुराग दौरी ये एनडीटीवी इंडिया के हैं।
18वें एशियाई फिल्म पुरस्कार AFA 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? तो 18वें एशियाई फिल्म पुरस्कार AFI का आयोजन हांगकांग में हुआ। करें सर्वश्रेष्ठ फिल्म श्रेणी का पुरस्कार किसको मिला है इसी में? तो ये इसी में सर्वश्रेष्ठ फिल्म श्रेणी का पुरस्कार आल बी इमेजिन एज लाइट निर्देशक पायल कपाड़िया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि बार बार यही पूछता था। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे मिला है? तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसको मिला है? तो ये किसको मिला है? ये सहाना गोस्वामी, फिल्म संतोष नाम का है, ठीक है, सहाना गोस्वामी, फिल्म संतोष। सर्वश्रेष्ठ नए निर्देशक का पुरस्कार किसको मिला है? सर्वश्रेष्ठ नए निर्देशक का पुरस्कार किसको मिला है? तो किसको मिला है? संध्या सूरी को मिला है, याद रखेंगे। सर्वश्रेष्ठ नए निर्देशक का पुरस्कार संध्या सूरी को। अब देखिए, अनपॉलिटिकली करेक्ट द पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स ऑफ गवर्नेंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो अनपॉलिटिक्स करेक्ट द पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स ऑफ गवर्नेंस पुस्तक के लेखक कौन है? सत्य मोहंती हैं, याद रखेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 12 जुलाई को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित किया? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 12 जुलाई को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित किया? तो अंतर्राष्ट्रीय आशा दिवस घोषित किया गया, इंटरनेशनल डे ऑफ होप घोषित किया। विश्व बॉक्सिंग कप 2025 का आयोजन कब हुआ, कहाँ हुआ? तो ये कहाँ हुआ? फोज डू इगुआकू ब्राज़ील में हुआ विश्व बॉक्सिंग कप 2025 का आयोजन। करें भारत ने विश्व बॉक्सिंग 25 में कुल कितने पदक जीते? तो भारत ने 6 पदक जीते थे। कौन कौन से? एक स्वर्ण जीता था, एक कौन सा आपका रजत जीता था, और 4 आपका कांसा जीता था। तो याद रखिएगा 4 आपका ब्रॉन्ज जीता था। तो याद रखिए गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज। करें भारत के लिए विश्व बॉक्सिंग कप 2025 में स्वर्ण पदक किसने जीता? तो ये हितेश गुलेरिया ने जीता, ठीक है, हितेश गुलेरिया ने जीता। करें विश्व बॉक्सिंग कप 2025 का फाइनल चरण कहाँ होगा? तो ये विश्व बॉक्सिंग कप 2025 का फाइनल चरण कहाँ होगा? नई दिल्ली, नवंबर 2025 में होगा, नई दिल्ली, नवंबर 2025 में। फार्मूला 1 जापानी ग्रैंड प्रिक्स 2025 किसने जीता? फार्मूला 1 कार रेस ग्रैंड प्रिक्स किसने दिया? मैक्स वेस्टर्पेन ने, याद रखिएगा मैक्स वेस्टर्पेन ने जीता। एशियाई क्रिकेट परिषद ACC का नया अध्यक्ष कौन बना है? तो ACC का नया अध्यक्ष कौन बना है? मोहसिन नकवी ने बने हैं, मोहसिन नकवी। भाला फेंक खिलाड़ी DP मनु पर कितने वर्षों का प्रतिबंध लगाया गया है? ये बताइए, भाला फेंक खिलाड़ी DP मनु पर कितने वर्ष का? तो 4 वर्ष का इस पर प्रतिबंध लगाया गया है। WTT चैंपियंस इंचियोन 2025 कहाँ आयोजित हुआ? बताइए, WTT चैंपियंस इंचियोन 2025 कहाँ आयोजित हुआ? तो ये दक्षिण कोरिया में, इंचियोन दक्षिण कोरिया में। WTT इंचियोन 2025 पुरुष एकल का विजेता कौन है? तो पुरुष एकल का सियांग पेंग इसके विजेता हैं। महिला एकल खिताब आप WTT चैंपियंस इंचियोन का विजेता कौन है? तो महिला एकल का या वांग ईदी, चीन की हैं, वही है वांग ईदी, ये हैं। दोनों ही जो पुरुष हैं महिला हैं दोनों ही चीन के हैं, दोनों ही विजेता हुए हैं। मैनचेस्टर ओपन 2025 में पुरुष एकल विजेता कौन है? मैनचेस्टर ओपन, तो ये कौन है? लियोन कार्डेनास, याद रखिएगा लियोनेल कार्डेनास, ठीक है। याद मैं कहाँ पे हैं, कहाँ के हैं लियोन कार्डेनास? ये मैक्सिको के हैं, ठीक है, तो याद रखिएगा मैक्सिको के। मैनचेस्टर ओपन 2025 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? मैनचेस्टर ओपन 2025 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो किसने जीता? सलमा हैनी। ये सलमा हैनी कहाँ की हैं? तो ये मिस्र की हैं। करें मियामी ओपन 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? मियामी ओपन 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये मियामी ओपन किस खेल से संबंधित है ये भी पता होना चाहिए ना। टेनिस टूर्नामेंट है मियामी ओपन, है, ठीक है। इसका आयोजन कहाँ किया गया? अमेरिका में किया गया, याद रखेंगे कहाँ पर किया गया? अमेरिका में किया गया इसका आयोजन, ठीक है। तो ये कहाँ हुआ? मियामी। अब देखिए मियामी कहाँ है? ये फ्लोरिडा में है, ठीक है। मियामी, मियामी गार्डन है, यहीं पर हुआ इसका आयोजन, ठीक है, अमेरिका के फ्लोरिडा में। यहाँ कर मियामी ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो बताइए पुरुष एकल का खिताब किसने जीता मियामी ओपन में?
तो पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? जैकुब मेंसिक ने जीता। याद रखिएगा, जैकुब मेंसिक कहाँ के हैं? चेक गणराज्य के हैं ये, ठीक है, चेक गणराज्य के। मियामी ओपन 2025 में पुरुष एकल उप विजेता कौन है? जैसे विजेता तो आपको बता दिए, जैकुब मेंसिक चेक गणराज्य के हैं। अब पुरुष उप विजेता का नाम याद रखिएगा, नोवाक जोकोविच, ये उप विजेता है, ठीक है। जोकोब मेंसिक ये विजेता हैं और जो नोवाक जोकोविच ये उप विजेता है मियामी ओपन 2025 के। याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि मियामी ओपन 2025 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो महिला एकल का खिताब एरिना सबालेंका। तो तीनों याद रखिएगा, मियामी आयोजन कहाँ हुआ? अमेरिका में, मियामी साल फ्लोरिडा में हुआ। इसके पुरुष में जैकुब हो जाएंगे, महिला में कौन हो जाएंगे? महिला में एरिना हो जाएंगी। और यहाँ पर ये उप विजेता भी याद रखिएगा, क्योंकि बड़ा नाम है वो नोवाक जोकोविच। याद रखिएगा, नोवाक जोकोविच कहाँ के हैं? ये सर्बिया के हैं, ये इनका याद रखेंगे। नहीं, देखते हैं। कह रहे हैं सीनियर एशियन कुश्ती चैंपियनशिप 2025। तो सीनियर एशियन कुश्ती चैंपियनशिप 2025 का आयोजन अम्मान हुआ। अम्मान में कहाँ? जॉर्डन। भारत ने सीनियर एशियन कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में कुल कितने पदक जीते? तो भारत ने कुल 10 पदक जीते। 1 आपको स्वर्ण जीत गए, 3 आपको रजत और 6 आपके कांस्य आप जीत गए, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, 6 3 9 1 10 हो गया। करें भारत के लिए सीनियर एशियन कुश्ती चैंपियनशिप 2025 का स्वर्ण पदक किसने जीता? तो ये स्वर्ण पदक किसने जीता ये बताना है भारत के सीनियर कुश्ती में। तो स्वर्ण पदक मनीषा भानवाल, महिला 62 किलो, मनीषा भानवाल 62 किलो के जो वेट था उन्होंने, ठीक है, 62 किलोग्राम। हॉकी इंडिया के 7वें वार्षिक पुरस्कार 2024 का आयोजन कहाँ हुआ? तो हॉकी इंडिया के 7वें वार्षिक पुरस्कार का आयोजन नई दिल्ली में हुआ। करें वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला हॉकी खिलाड़ी का पुरस्कार किसको मिला है? तो वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला हॉकी खिलाड़ी का पुरस्कार, ठीक है, तो ये किसको मिला है? तो ये सविता पुनिया को मिला है। किसको मिला है? सविता पुनिया को। वर्ष के सर्वश्रेष्ठ पुरुष हॉकी के खिलाड़ी का पुरस्कार किसको मिला है? तो सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी किसको मिला बताइए? तो ये हरमनप्रीत सिंह को मिला है। किसको मिला है? हरमनप्रीत सिंह को। देखिए ये क्या होता है, बलबीर सिंह सीनियर पुरस्कार इसको बोला जाता है। जैसे सर्वश्रेष्ठ महिला हॉकी खिलाड़ी का बलबीर सिंह सीनियर पुरस्कार, महिला में सविता पुनिया, और बलबीर सिंह सीनियर पुरस्कार पुरुष में हरमनप्रीत सिंह को मिला है। वर्ष का सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर किसको बनाया गया है? तो सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर कौन है? तो सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर भी सविता पुनिया है। तो सविता पुनिया है सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर। हॉकी इंडिया मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला है? हॉकी इंडिया मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अवार्ड 1975 के विश्व विजेता टीम को मिला है। याद रखिएगा, 1975 वर्ल्ड कप विनिंग टीम को मिला है, सी वाला। स्क्वैश टूर्नामेंट JSW इंडियन ओपन 2025 का आयोजन किस शहर में हुआ? तो स्क्वैश टूर्नामेंट JSW इंडियन ओपन 2025 का आयोजन किस शहर में हुआ? ये मुंबई में हुआ। याद रखेंगे, कहाँ पर? मुंबई, महाराष्ट्र। बस इतना ही याद आपको रखना है। अच्छा, इसका विजेता कौन था स्क्वैश का? तो स्क्वैश का जो टूर्नामेंट JSW का, इसका विजेता थे करीम एल टर्की, ठीक है, टर्की। ये हैं मिस्र के हैं, इन्हीं मतलब ये विजेता हैं, ठीक है। महिला कौन विजेता? अनाहत सिंह, महिला विजेता हैं अनाहत सिंह, भारत की हैं। ये स्क्वैश टूर्नामेंट JSW इंडियन ओपन 2025 का आयोजन मुंबई में हुआ। करीम एल टर्की ये मिस्र के हैं, ये विजेता हुए हैं पुरुष के। और अब महिला के अगर विजेता कहा जाए तो अनाहत सिंह ये महिला विजेता हैं, ठीक है। बस इतना ही क्वेश्चन आप याद कर लेंगे, इससे ज़्यादा क्वेश्चन आपके पेपर में नहीं आने वाला। इस महीने का पूरा करंट अफेयर हमने कंप्लीट करवा दिया है। अगर आपको अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस PDF को डाउनलोड करना होगा तो इस PDF को टेलीग्राम से फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।